अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हमें यहाँ और आप हैं वहाँ लाए हैं एक मरतबा फिर एक अपने सिटी 21 के स्टूडियो में आपको ये मतलब फिर खुशामदीद करेंगे और शुक्र अदा करेंगे परवरदिगार का उस मालिक ने आज एक और दिन हमें दिया। आज अल्लाह ताला हमारा ये दिन भी खैर आफ़ियत का हामिल हो, खैर बरकत का हामिल हो और ख़ुशियों से भरा हो ये दिन, और हर आने वाला दिन कामयाबी की तरफ हमें आगे तक लेके जाते रहे। जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये मिल जाए, हम इस काम में पूरे उतर जाएं, या जो आज हमारा मिशन है, जो हमारे गोल्स हैं वो पूरे हो जाएं, तो उसके लिए हम दुआ होते हैं और सजदा करते हैं अल्लाह ताला के, और उसके बाद अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमारे हक़ में बेहतर है तो बिल्कुल हमें अता कीजिए। वैसे तो हम थोड़े से इंसान हैं, जज्बात हो जाते हैं आगे पीछे और हमें कहते हैं कि नहीं अल्लाह मियाँ आज अल्लाह ताला आज हमें चाहिए, बस ये हमें दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ आप इसको इस तरह से कह लीजिए कि जो मैं तो ये खैर यही इसी तरीके से करता हूँ। हमारे कुछ बुज़ुर्ग थे जिन्होंने हमें कहा, अल्लाह की रहमत करे, तो वो कहते थे कि कभी भी इस तरह नहीं बख्शा कि अल्लाह ताला अगर मेरे हक़ में अगर बेहतर है तो मुझे अता कर दे। आज मेरे हक़ में ये काम होना बेहतर है आज के दिन, तो अल्लाह ताला उसको मुकम्मल फरमा दीजिए, तो यकीन जानिए सारे काम बेहतर हो जाते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें, शुक्र अदा करते रहें हर मोड़ पर। अगर कोई चीज़ नामुकम्मल रह गई है या कहीं देर सवेर हो गई है तो इसमें कोई वजूहत हो सकती है, कहीं देर से पहुँचते हैं, कहीं देर से आ जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हमारी इसकी क्या वजूहत बैक पे होती हैं। तो या कुछ अचानक से ऐसे सरप्राइज़ का आ जाना ऑफिस जाते हुए का, या फिर अपने किसी भी काम की तरफ राग़िब होते हुए, तो उसमें कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार यही अभी क्यों होना था। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो चीज़ें आपके आने से पहले लिख दी जाती हैं, तो उसे डोंट वरी, तो वो चीज़ें होनी होती हैं। हाँ, उस चीज़ को आप टैकल करते हुए हमने आगे बढ़ना होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो और लोग भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। किसी को 5 मिनट का मत कहिए कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, साहब जितना वक्त लगे उतना बता दीजिए, कोई बात नहीं, देर सवेर होती है इससे कोके, बट कोशिश करें ऑन टाइम पहुँचें। जब वक्त पे पहुँचेंगे तो हर चीज़ वक्त पे चलेगी, और द फर्स्ट हाफ जो मुझे लगता है कि बहुत रैपिडली निकल जाता है अच्छे तरीके से और सारे काम हो जाते हैं, उसमें रुकावट भी नज़र हमें नहीं आती है। लेकिन सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जो है वो थोड़ा देर सवेर से अगर जब जाते हैं कि हाँ यार हो जाएगा, अभी तो है, अभी तो काफ़ी टाइम है, तो उसमें लगता है कि आज सारे काम हो जाएंगे, तो समटाइम वो काम नहीं हो पाते। तो इसलिए कहते हैं कि सुबह का आगाज़ में सुबह उठें, तिलावत कुरान पाक पढ़िए और उसके बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, नमाज़ फ़जर अदा कीजिए, उसके बाद अपने काम पे मशगूल हो जाइए। स्कूल जाना, स्कूल आज तो खैर स्कूल्स की छुट्टियाँ, सैटरडे आ गया और कुछ लोगों के हफ्ता इतवार भी ऑफ होता है, तो आज उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त दिन है। तो आज जो है स्पेशल नाश्ता हो रहा होगा, यकीनन ऑर्डर पे भी आ रहा होगा, या फिर कहीं बाहर जाने का प्लान हो गया होगा, ये हो रहा होगा जो भी। तो अच्छे से नाश्ता करें, सेहतमंद नाश्ता करें ताकि आप सेहतमंद रहें और माशा सेहतमंद रहें। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ है जो मैं आपसे अपनी टीम ने एक तख्लीक की है जो हम आपसे शेयर करेंगे, और तो बड़ी ज़बरदस्त है। अरस्तू की एक दास्तान है, उस पर हम बात करें, जो कि फ़ादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे। अरस्तू के नज़दीक शायरी एक संजीदा फ़न है। ड्रामा निगार इंसानों को अमल की हालत में पेश करके इनकी शख्सियत और उनके किरदार को जो है वो उनके पहलुओं की जो बंदिश करके उन्हीं इंसानों की हिमायतें करता, बल्कि तमाम इंसानों की फ़ितरत के रमूज़ का इंकशाफ करता। इस तरह वो एक इनफरादी हैसियत रखने वाली हकीकत के बजाय एक आलमगीर हकीकत की नकाब कशाई करता था। गोया अरस्तू के नज़दीक शायरी एक संजीदा फ़न है जो किसी ख़ास इंसान या वाक़े की नकल नहीं उतारता, बल्कि फ़लसफ़ाना फ़िक्र व बसीरत से काम लेकर इंसानी फ़ितरत के राज हाय को उरियान, मतलब ये सब चीज़ें ना इस लिहाज से, बल्कि शायरी एक हक़ीर रज़ील शय नहीं बल्कि संजीदा बावक़ार और गिरां क़दर सरमाया हक़ाइक़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे इसी टॉपिक को मज़ीद हम आगे लेकर चलेंगे और अरस्तू की कहानी मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आ गए जनाब अली, हमारे जर्नलिस्ट हैं नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। नुमान गुल। अच्छा नुमान गुल। खान नहीं, आज चेंज हुआ है? नहीं आज चेंज हुआ। हाँ। कब से है वो? कब से बता नहीं सकता। अच्छा पढ़ा और ठीक है, खैर से मज़े में। सुबह खैर आप सर भी बहुत मुबारक हो, सुबह मुबारक हो। सुबह मुबारक हो एक मरतबा फिर, अल्लाह ताला ने सुबह हमें जो है वो दे दिए। अरस्तू की दास्तान हम जो बात कर रहे हैं, अरस्तू मेरे नज़दीक अरस्तू एक वो शागिर्द था, क्योंकि वो अफलातून की जो दर्सगाह उन्होंने बनाई थी अफलातून में, उसमें भी एक मुनफरिद हैसियत रखता था। जहाँ जैसे एक मरतबा मैं आपको बताऊं कि रूह के हवाले से, यानी इंसान की रूह के हवाले से अफलातून गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। अच्छा, अफलातून की जो एकेडमी थी उसके अंदर
अमीर बच्चे थे, तकरीबन जो पढ़ने के लिए आते थे वो हाई क्लास लेवल के वहाँ पर होते थे। लेकिन ये अरस्तू एक ऐसा शागिर्द था जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता था, और वो उसके अंदर उस तकरीर को, वो जो रूह की तकरीर थी, उसे बड़ी गौर से बगौर सुन रहा था, और इसी की बुनियाद पर उसने आगे जाकर जो है ना अपना जो फ़लसफ़ा था, जो तमाम चीज़ें थी, वो हकीकत की बुनियाद पर रखी। यानी वो हकीकत पसंद एक शख्स आप कह लें। और इसी तरह सिकंदर आज़म के वो उस्ताद भी थे। सिकंदर आज़म जो कि जिन्हें कहा जाता है कि आधी दुनिया उन्होंने फ़तह की, तो जब उन्होंने ईरान पर हमला किया, वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, तो उसके बाद भी वहाँ से जो चीज़ें मिली, तो उसने ये तमाम चीज़ें जो है वो अरस्तू के पास भेजी। इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल साइंस के वो फादर है, तो ये इससे पता चलता है कि उसने सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद को नहीं भूला और वहाँ पर वो चीज़ें मुशाहिदे के लिए भेजी। तो यकीन तौर पर एक अहमियत हामिल है। और अगर रियासत के हवाले से किसी ने पढ़ना है, रियासत को समझना है, तो वो अरस्तू को पढ़े। और अरस्तू को पढ़े ना सिर्फ, बल्कि अरस्तू जो है इंसानी फितरत की गहराई में झांकते हुए मौके को फराहम करते, ना सिर्फ बल्कि फ़नकार दर्द अंगेज़ और दहशतगर्द अंगेज़ वाक़यात को ड्रामे के अमल में इस तरह समोता था कि वो कमाल जो है वो होता था। हकीकत पसंद था, वो हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए काम करता था। और जनाब अली, ये सारी चीज़ें अरस्तू की, और चीज़ें को आगे बढ़ाएंगे। स्पेशल डे जनाब अली, क्योंकि आज स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज 9 नवंबर है, 9 नवंबर स्पेशल डे है, तो आज का दिन बड़ा ख़ास है। और बहुत ख़ास क्योंकि अल्लामा इकबाल और इन तक मेहनत से आज इस मुल्क पाकिस्तान में हम पुरसुकून नींद से सोते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि मुस्लिम रियासत हमें मिल गई है, और उस बुनियाद पर हम आगे बढ़ेंगे। जनाब अली, चीज़ों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं हमारे पास कि हम सोचते हैं कि उसको ज़िक्र कर लिया जाए कि आम रूटीन में हमारे कुछ ख़बरें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमें नहीं मालूम होती कि अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को मज़ीद महमूदाबाद नंबर 6 लियाकत अशरफ कॉलोनी में पानी अदम फराहमी पर जो है वो एहतजाज किया गया है। और बलूच कॉलोनी में 16 दिन से पानी नहीं आ रहा है। इलाका मकीन का कहना है इससे पहले पानी का कभी मसला नहीं आया, इलाका मकीन का ये भी कहना था, लेकिन इस एक हफ़्ते एक दिन छोड़कर पानी आता है और दूसरे हफ्ते में पानी 5 दिन आता है। मतलब अजीब आग मचोली का मामलात हैं, और कैलकुलेशन की दुनिया में इस वक्त हम इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें नहीं मालूम कि कब किसने आना है और कब किसने जाना है। मेहमानों को तो पता होता है, लेकिन मेहमान भी अब पता नहीं बेचारे। महमूदाबाद का ये मसला अभी कुछ दिनों कबल ही हुआ है, ठीक है। और असल में हमारा वही बात है ना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, सड़कें तबाही के दहाने पर हैं, और उसके नीचे जो लाइनें डली हुई हैं ना, पानी की लाइन भी वहीं से जा रही है, गटर की लाइन भी वहीं से जा रही है, सब कुछ वहीं पर ही जा रहा है। अच्छा, यहाँ महमूदाबाद में हुआ ये है कि जो टाउन चेयरमैन है उनकी जानिब से यहाँ पर तरक्याती काम शुरू किया गया है। जो सीवरेज का बोसीदा निज़ाम था उसके हवाले से हमने बड़ी ख़बरें भी चलाई हैं महमूदाबाद में कि ये तबाह हाल है, घुटनों घुटनों पानी बरसात के मौसम में रहता है, तो इसकी तब्दील किया जाए। अब उसे तब्दील करने के लिए जब उन्होंने काम शुरू किया है, तो वो बदकिस्मती से जो पानी की लाइन थी वो टूट गई। हालांकि वो पहले भी रिपेयर हुई है। हाँ, वो पहले भी रिपेयर हो चुकी है, क्योंकि लाइनें तमाम एक के ऊपर एक है। सही। अब वो जब खुदाई करते हैं वहाँ पर, और लाइन डालने के लिए जैसी काम करने वाले हमारा, आपको तमाम चीज़ें पता हैं, जैसी खुदाई की वो पानी की लाइन उन्होंने तोड़ दी। अब पानी की लाइन टूट गई है, वो पानी निकल रहा है, पानी सड़कों पर बह रहा है। महमूदाबाद में अभी भी पानी जो है वो घुटनों घुटनों पड़ा हुआ है, कुछ इलाकों में पानी नलों में नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि लाइन टूटी हुई है, 2 जगह से लाइन टूटी हुई है, और अब सूरत हाल ये आ गई कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। अब हो ये सकता है कि पहले ये लाइन डल जाए, ये जो सीवरेज की लाइन डल रही है, उसके बाद ये काम हो सकता है, वरना तो दोनों चीज़ें खोद दी जाएँ तो फिर तो पानी भी नहीं आएगा, सीवरेज भी सड़कों पे ही बेहतर रहेगा। और जो है ना, लेकिन पानी जो है वो आएगा, बिल्कुल आएगा, टाइम पर आएगा, और पानी ज़्यादा जो है वैसे वो टैंकर में आता है। हम ये देखते हैं कि टैंकर बहुत सारे हैं और टैंकर पे हमें मिलता रहता है। अच्छा, तो इसमें ये भी है कि इन्होंने यकीन दहानी दिलाई है SHO टीपू सुल्तान और वाइस चेयरमैन नदीम ख्याली ने कि भाई पाइपलाइन की जो मुरम्मत हम करवा देंगे वाली बात नहीं है। तो चलें, शुक्र है कि सर कोई तो है। शहरियों को भी थोड़ा सा सब्र का दामन थामना चाहिए, और ये बात उनकी वजह है कि एहतजाज के बग़ैर कोई काम नहीं होता। लेकिन कल हमने ये देखा कि बलोच कॉलोनी पुल से जो ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर हुई है, कल जो था वो दिन भी वर्किंग डे था, आखिरी दिन था, जुम्मा था,
और उसके बाद हमने देखा बहुत ट्रैफिक जाम था। इसकी वजह से असर जो है वो इधर जाम सादिक पुल पर भी पड़ा, कयूमाबाद पर भी पड़ा, यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। लोग जो जिनका मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तब्दील हो गया, खड़े रहे लाइनों में, और बेचारे कल बहुत सूरत हाल आउट थी। तो थोड़ा सोचना चाहिए कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखा जाए, एहतजाज करें और लोगों को परेशान ना करें। हमने देखा है शारा फैसल वैसे ही जाम रहती है, अगर उस पर एहतजाज हो जाए तो फिर तो कमाल हो जाता है। कमाल फिर तो लगता है कि हमने आज का एहतजाज विन कर लिया। जब वो लाइन होती है ट्रैफिक की, वैसी लाइन होती है और ऊपर से लाइन होती है, और लोगों ने काफ़ी सड़कों में निकल के एहतजाज किया और उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है। महमूदाबाद नंबर 6 लियाकत अशरफ कॉलोनी में पानी अदम अतमाद का जो है उसका कल एहतजाज हुआ, और अल्लाह करे खैर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा है, कराची के बहुत से इलाकों में जो है नुमान पानी कहीं भी नहीं आ रहा, और जहाँ आ रहा है तो बेताश आ रहा है, 24 घंटे भी आ रहा है, और कुछ सड़कों पे बह रहा है, और कुछ लोग मोटर चला के सो जाते हैं, और उसके बाद वो भी अलग सड़कों पे बहता रहता है गलियों में, और फिर लोग तरसते रहते हैं देखो इनकी गली में पानी आ रहा है और हमारी गली में पानी नहीं आ रहा। तो हमें अपना आप भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि औरों का फ़ायदा हो। अगर आपने पानी भर लिया तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको बिला वजह ही आप फुल करने के चक्कर में, अगर आपको पता है कि आपके इलाके में पानी नहीं है और आपके आगे वाले पड़ोसी के पास पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसका ख्याल करते हुए आज का दिन इतना ही काफ़ी, कल आपका गुजारा हो जाएगा। तो जब आप ये सोच रखेंगे तो मुस्बत सोच रखते हुए फिर आप ये देखिएगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला आपके मामला ज़िंदगी कितने अच्छे तरीके से, और ना सिर्फ बल्कि वो पानी जो मौजूद है जो आपने थोड़ा बहुत भी स्टोर किया था इस दुनिया की, नहीं यार मैं फुल कर लेता हूँ कि पता नहीं पानी कब आएगा, नहीं पानी आएगा, जाएगा नहीं आएगा, लेकिन ख्याल रखना आपका काम है। आगे चलते हैं, चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 17 रोज़ा अवामी थिएटर फेस्टिवल जो है 2024 का आगाज़ कर दिया गया है। फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह ने किया है। जनाब इफ्तिताही तकरीब में नज़ीर हुसैन, आदम राठौर और दीगर बहुत से इनके दोस्तों ने मिलकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, और इसमें मज़ीद समाजी मारूफ फ़नकारों ने इसमें शिरकत की है, और सलीम अफरीदी भी इसके अंदर हैं, परवेज़ सिद्दीकी भी इसके अंदर हैं, लाला रऊफ़ लाला भी हैं, यूनुस मेमन हैं, जाहिद शाह हैं इसके अंदर, शकील सिद्दीकी भी इसके अंदर हैं, जिनके एक ज़माने में आप बड़े देखा करते थे, थिएटर वगैरह स्टेज शो देखा करते थे, और आमिर रैम्बो भी होंगे इसके अंदर। ना सिर्फ अवामी थिएटर फेस्टिवल 17 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ समाजी सकाफ़ती मौज़ूआत पर ड्रामे पेश किए जाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन एक इक़दाम है आर्ट्स काउंसिल का एक मरतबा फिर, क्योंकि अभी फेस्टिवल जो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल चल रहा था उससे हम अभी फ़ारिग हुए हैं, क्योंकि 35 रोज़ा था, बाद में वो 38 रोज़ा हो गया, तो अभी उससे हम फारिग हुए। हाँ, इतना पसंद नहीं, उसमें हमने जब हम दुनिया के रंग हमने दिखाए, पाकिस्तान में कराची में दुनिया के रंग दिखाए जा रहे हैं, जिसे दुनिया में एक तस्वुर किया जाता है भाई यहाँ पर हमले हो जाते हैं, यहाँ पर ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन उसी मुल्क के एक शहर जिसको जो है वो कराची कहा जाता है, रोशनियों का शहर है, दुनिया की रोशनियाँ उसके अंदर समाई गई, मुख्तलिफ रंगो बू के जो गुलदस्ते थे वो पेश किए गए। ये वो गुलदस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये थिएटर की बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ थिएटर्स पेश किए गए, और दुनिया के जो कल्चर्स थे उन्हें जब दिखाया गया तो जो दीगर ममालिक थे जो नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी जानिब से भी शिरकत को यकीनी बनाया गया, और फिर हमने ये देखा कि ये 35 रोज़ से 38 रोज़ हुआ। तो अब हम ये देख रहे हैं 17 रोज़ा अवामी फेस्टिवल जो है कल्चरल फेस्टिवल इन्होंने ये जो थिएटर फेस्टिवल है आर्ट्स काउंसिल की जानिब से पेश किया जा रहा है, तो 17 रोज़ा है, अभी तक 17 रोज़ा है। अब देखना है मोहम्मद अहमद शाह अब क्या काम करते हैं ऐसा कि वो 17 से शायद आगे भी बढ़ जाए, और हो सकता है कि रोज़ में ही मुकम्मल हो जाए। बड़ा बेहतरीन है ये शहर के रंग दिखाना, अवामी रंग दिखाना, अपने कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए आर्ट्स काउंसिल काम कर रहा है। हम देखते रहते हैं, और अभी भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि नुमान भाई कि इसमें जो है वो एक ड्रामा है ख्वाहिश, उसको पेश किया जाएगा, जिसमें फेस्टिवल के पहले रोज़ जो है राइटर डायरेक्टर शकील शाह के इस्लाह की बुनियाद। अब जो है ये ख्वाहिश ड्रामा, ख्वाहिशें तो बहुत होती हैं, हर ख्वाहिश पे एक था ना, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जिस पे मेरे दम निकले वो सॉरी ओके मेरे नहीं मैं कुछ और मेरे खैर कोई बात नहीं, फिर नाज़रीन वो आप बाकी समझ गए, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, जो मेरे माइंड में आता है वो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा दर खिदमत होंगे, कहीं में जाएगा घूम फिर जल्दी से वापस आएगा सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हमें यहाँ और आप वहाँ हैं जनाब, आपको इस नई सुबह में हम आपके साथ, हमारे साथ है जनाब नुमान गुल, और नुमान गुल से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है माशाल्लाह रिपोर्टर की हैसियत रखते हैं, बड़ी सहाफ़त का एक बड़ा एक इनके पास ज़ख़ीरा मौजूद है, और ज़ख़ीरे को हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम जो सवाल यानी कि जो हमारी ख़बरें हैं उन ख़बरों पर थोड़ा सा तज़िया कर रहे हैं कि इनके पास क्या क्या मालूमात है, क्योंकि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है इनका रुख होता रहता है, और फिर उठना बैठना जोड़ना सबको मिलाना बड़ा ही ख़ास होता है जनाब। तो सुबह नाश्ता कर लिया था? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह नाश्ता करते हैं आप? जी बिल्कुल, करके निकलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स करके नहीं जाते नाश्ता, क्यों? अब मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। अब तो कराची के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो गैस का मसला चल रहा है। वो सुबह 7 बजे के बाद गैस आ रही है, तो नाश्ता कैसे घर पे हो? हाँ, सर्दियों में गैस की कुछ नहीं, सर्दियों में नहीं, अब तो मुकम्मल तौर पर रात 9 बजे 10 बजे गैस बंद होती है, और वो सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर जो है, और कुछ बहाल हो रही होती है। तो वो एक वजह ये हो सकती है। 5:30 बजे बहाल होना शुरू होती है, होते होते लोगों के पास, किसी के पास 5:30 बजे आ जाती है, 6:30 6 7, किसी के पास 7:30 बजे आ जाती है। 7:30 बजे आती है, बिल्कुल ऐसे इलाके मौजूद। अच्छा साहब, क्रिकेट पसंद है आपको? पसंद आप ये कह लें कि मैंने अंडर 15 वाइट से खेला, अंडर 17 ग्रीन से खेला, और फिर 19 में मेरा नाम नहीं आया है जी। कौन से जोन से? जोन 4। जोन 4 से खेला था, अरे वेरी गुड। तो फिर उसको आगे फिर सहाफत में आ गया? नहीं, फिर क्या हुआ था? कहते हैं ना कि वो दिल टूट जाए किसी एक मुकाम पर, तो फिर शोबा तब्दील कर दिया। 19 में नाम नहीं आया था, असल में उस वक्त बहुत मायूसी हुई थी, तो उस वक्त जज्बाती फ़ैसला कह लें आप, या एक अच्छा फ़ैसला कह लें, शौक था, बहुत शौक। अच्छा, बेहतर क्या था, बॉलिंग बैटिंग व्हाट? अच्छा, एक्चुअली इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं जो अंडर 15 में जो सिलेक्ट हुआ था, वो एज अ बैट्समैन हुआ था ब्लू में। अच्छा। तो फिर मुझे वाइट में जो सिलेक्ट किया गया, भेजा गया वाइट में सिर्फ एज अ फील्डर। अच्छा, उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा ना दौड़ता बहुत तेज़ है, इसकी फील्डिंग बड़ी अच्छी है, भागता बहुत है तेज़ ही। तो इसको वाइट में डाल देते हैं, एज अ फील्डर रख लेंगे। सही है। तो ये एक बात कोच की उस वक्त मुझे पिक कर गई कि एक फील्डर अगर एक अच्छा फील्डर है तो वो एक बैट्समैन या एक बॉलर की जगह ले सकते हैं। 15 में एज अ फील्डर, फिर 17 में एज अ ऑलराउंडर ग्रीन में सेलेक्ट हुआ था, बैट्समैन ऑलराउंडर ऑफ स्पिन। अच्छा, वेरी नाइस यार। तो फिर उसको आपने अब क्या सिलसिला है? अब से बस तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। सहाफत ज़िंदगी में कलर वलर जो थे वो मिटा दिए, क्या हुआ? वो मिटा दिए, सहाफत में हमने कलर भर दिए। अच्छा, सहाफत में कलर भर दिए। शौक था ये सहाफ़ी बनने का? सहाफत का शौक थोड़ा था, क्रिकेट ज़्यादा था, लेकिन फिर अब सहाफत ज़्यादा है, क्रिकेट कम है। अब ज़ाहिर है जो मौका जो मिला आपने उसको अवेल कर लिया, ज़ाहिर है, और मुकम्मल तौर पे किया। वेरी नाइस। ये तो भाई जो भी काम करें आप जो है वो खुश दिली के साथ काम करें और लगन के साथ काम करें। आपके नसीब में जो लिखा है उस पर अमल पैरा होते हुए करें, फिर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है, गुजरती जाएगी। हम बात करें क्रिकेट की, तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब की कौमी क्रिकेट टीम को जो है वो मुबारकबाद फ़तह पे, जिसमें न सिर्फ तमाम खिलाड़ियों को दिल की 8 गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई, न सिर्फ हारिफ रऊफ़ शाहीन अफरीदी ने अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, न सिर्फ बल्कि खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की। चेयरमैन PCB ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर कौम के दिल जीत लिए। वो आप कहते हैं ना, तीनों खाने चित कर दिए। तो क्रिकेट में पाकिस्तान ऐसा लग रहा था उस वक्त शायद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। चारों खाने होते हैं। चारों खाने हमने तीनों बैटिंग, फील्डिंग और तीसरा बॉलिंग, हमने 3 खाने रखे हैं इसके। तो इन तीनों खानों में चित किया पाकिस्तान ने, बड़ा ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस पेश की, और हमें ये लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कौन है और पाकिस्तान कौन है। ग्रीन शर्ट्स में ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा था और येलो शर्ट में हमें पाकिस्तान नज़र आ रहा है कि ऐसी परफॉर्मेंस। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान के हवाले से मशहूर है, दुनिया में मशहूर है कि अनप्रेडिक्टेबल है हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम होम ग्राउंड पर वाइट वॉश भी हो सकते हैं और हम किसी और के होम ग्राउंड पर उन्हें मार भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि इसको कहते हैं कि टॉप क्लास टीम है, ये है। हम पाकिस्तान ने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की है, हारिस रऊफ़ ने 5 विकेटें ली, और इसके अलावा साइम अयूब के हवाले से काफ़ी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि इसे टीम से निकाला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। उसने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की कि ऐसे छक्के मारे वहाँ पर,
आप देखें उसकी बैटिंग, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 82 रन्स की उसने इनिंग खेली। उसके साथ अब्दुल्ला ने भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। फिर हमने ये देखा कि लास्ट बॉल पर हमें चाहिए था 1 रन और बाबर आजम के पास स्ट्राइक था, तो तकरीबन पाकिस्तान की ये तवक्को थी कि ये सिंगल लेगा मैच जितवाएगा। बाबर आजम ने वहाँ छक्का मारा है। आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान खेल रहा था और किस तरीके से खेला है, पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। अच्छा, ये तसलसल बरकरार के हवाले से जो कौम है वो ये कहती है भाई ये तसलसल बरकरार रखा जाए। अभी इंटरेस्ट जो था पाकिस्तान, अब जो शहरी थे, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनका बहुत कम हो गया था। वो कहें नहीं यार हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, हम ये अचानक से हमने पाकिस्तान ऐसा ज़बरदस्त खेलने लग गया। हाँ, सारा टीवी देखने लगे। हाँ, ब्रिटिश को, ये जो इंग्लैंड थी, हमने उन्हें होम ग्राउंड में क्या ज़बरदस्त टेस्ट में आउट क्लास किया। उसके बाद अब हम ऑस्ट्रेलिया गए, तो ऑस्ट्रेलिया जाने पर हमें ये तवक्को थी यार अब जो है ना बस इज़्ज़त बच जाए कि सीरीज़ जो है वो अच्छे से हम गुजार लें, फ़ाइट करके हारे। लेकिन हमने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया है कल और 1-1 से टाई हो गया। अब दुआ ये है पूरी कौम की कि पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीते और ऑस्ट्रेलिया को वहीं पर ही शिकस्त देकर आए। जिस तरह इन्होंने आज के मैच में ये जो गुज़िश्ता दिन खेला गया है मैच, इसी तरह परफॉर्मेंस को अपने जीत के तसलसल को बरकरार रखें। वेरी नाइस। और चीज़ों को मज़ीद आगे सर बढ़ाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहर कराची में जो है वो दफ़ाई नुमाइश का जो है आगाज़ होने जा रहा है मुनासिब, बल्कि उसमें बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियाँ हैं 2024। और इसके अंदर बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा बागात ने नुमाइश के तरफ जाने वाली सड़कों पर 70% ब्यूटिफिकेशन का काम मुकम्मल कर लिया है। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर काम जारी सारी रहे और जो है फूल बूटे शूटे ज़रा खूबसूरत बनाना ज़रा, ताकि मेहमान शुमान हमारे आएँ तो ज़रा आप देखें शारा फैसल हमारी वैसे ही बहुत खूबसूरत है। जी जी। लेकिन अब अगर उस पर दरख्त लगा दिए जाएं इसके फलों के और ख़ूबसूरत दरख्त लगा दिए जाएं तो शारा फैसल पे आ जाएगा। शारा फैसल वैसे भी अब आइडियाज़ की नुमाइश है यकीनी तौर पर। इसमें दुनिया की असला साज कंपनीज़ भी आएंगी, दुनिया की अफवाज भी आएंगी, तो उनके लिए एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए ना कि कराची एक अच्छा शहर है। न सिर्फ इस शहर की रोशनियाँ बहाल हैं बल्कि इसकी सड़कें भी बहाल हैं, इसकी सड़कें खूबसूरत भी हैं। हाँ। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है KMC का, बल्दिया उज़्मा का, मेयर कराची का, कि खूबसूरत बनाया जा रहा है। 70% तक जैसा कि आप बता रहे हैं काम कर लिया गया है और कर रहे हैं, तो यकीन तौर पर एक अच्छा इमेज जाना चाहिए। और 19 से आइडियाज़ शुरू हो रही है, 19, 20, 21 ज़बरदस्त एक मौका है पाकिस्तान का अपने असले की नुमाइश करने का। और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो असला साज कंपनीज़ हैं उनको भी उनकी एडवांटेज, उनकी जो एडवांसमेंट है उसको भी हम जो है देखते भी हैं, आइडियाज़ के ज़रिए उसको अपनाते भी हैं। और इसमें शायद इस बार हो सकता है कि पब्लिक को अलाउ ना किया जाए, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ौजी दस्तों के लिए है। फ़ौज के जो लोग आते हैं, सरबराहान आते हैं, ये उनके लिए होती है। और एक अच्छी आइडियाज़ हर 2 साल बाद होती है। हमने पिछली बार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछली बार अशरफ भाई की क़यादत में, समर भाई की क़यादत में हमने इस आइडियाज़ में शिरकत की और सिटी 21 की ये ख्वाहिश, ये बड़ा अच्छा इनका वो है कि हमने वहाँ पर 130 से ज़ायद एज़ लाइफ किए वहाँ। अच्छा, 130 से ज़ायद आप समझ लें पैकेजेस भी हुए पे। अच्छा, हम एज़ लाइफ और फिर उसके पैकेजेस, तो 3 रोज़ा नुमाइश में हमने 130 से ज़ायद एज़ लाइफ किए। तभी तो कराची वाले सिटी 20 में सबसे ज़्यादा देख रहे होते हैं कि यार ख़बरें जो है कराची की देखनी हो तो हमें सिटी 20 में। ना सिर्फ दीगर मीडिया हाउसेज हैं, वहाँ पर भी अब मॉनिटरिंग हो रही है कि हाँ भाई सिटी 21 कोई ख़बर नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ा भाई, 130 लाइव कमाल कर दिया साहब। और ना सिर्फ बल्कि अच्छा एक चीज़ है, चल इससे थोड़ा सा हटकर मैं बात करूँगा। एयरपोर्ट से राशिद मिनाज यानी एक्सपो सेंटर तक ही खूबसूरत बनाने का प्लान और शारा फैसल को, बाकी जो कराची है अच्छा, इसके ऊपर भी नज़रसानी होनी चाहिए। वैसे अगर आप शारा फैसल के हवाले से बात करें तो ये तो जहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर ख़त्म होती है, खूबसूरत है पूरी। ये एक्चुअली में शुरू कहाँ से होती है? ये एक्चुअली मेट्रोवेल से शुरू हो रही है, मेट्रोपोल, और उसके बाद ये नेशनल हाईवे को मिला रही है। अच्छा। तो ये पूरा रोड सिग्नल फ्री है वहाँ तक, जहाँ तक शारा फैसल है वहाँ तक सिग्नल फ्री है। 1-2 सिग्नल थे बीच में स्टार गेट के पास आगे थोड़ा सा, तो उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अब ये सिग्नल फ्री है और फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक होता है, लेकिन इस पे भी मेट्रो चला देनी चाहिए। इस पे भी एक मेट्रो चल सकती है सेंटर में ना, चल सकती है। और दूसरा यहाँ पर रुकती नहीं है,
ट्रैफिक रुकता नहीं है। जब तक कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हादसा हो या कुछ एहतिजाज हो रहा हो, सिर्फ इसी वजह से रुकता है ये ट्रैफिक। जबकि शरीफ ऐसा पे एहतजाज नहीं होता ज़्यादातर, नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप कह लें सिफारती सड़क कह लें इसे आप, सबसे मसरूफ़ शारा है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। सिंपल दैट कि जनाब अली इसी तरीके से पूरे शहर को हम बात सारी ये है ना नुमान भाई, हम खूबसूरत तो ही बनाते हैं, हमारी बल्दिया उज़्मा कराची के एमसी वगैरह हुकूमत सिंध मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा काम भी है उन चीज़ों का हमने भी ख्याल रखना। और हर टाउन में एक अलग महकमा है, महकमा बागात हर टाउन में 25 टाउन है कराची के, हर टाउन में एक महकमा है। अगर संजीदगी के साथ काम किया जाए ना तो वो टाउन भी खूबसूरत बनकर आ सकते हैं सामने। अब यह है कि कुछ टाउन्स काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सर वो उनका कहना ये है कि ये यहाँ पे उनका जोर है तो मेरा जोर नहीं है, लेकिन मैं जीत गया हूँ इसमें, अब मैं क्या करूँ। मैं महकमा बागात तो मुकम्मल तौर पर टीएमसी के पास है, ठीक है, टाउन के पास है और उसे इस पर काम करना चाहिए। और देखें अब जीते हैं, लोगों ने वोट दिया है, बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, तो फिर इस पर काम भी तो होना चाहिए ना, फिर अवाम की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए जनाब अली। और चीज़ें हैं और चीज़ें बढ़ती रहेंगी, और आप पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं ताकि आप फ्रेश एयर हासिल कर सकें। सुबह वॉक करें, जिम शिम जाएँ, ज़रा अच्छे सा खाना टाइट सा नाश्ता कीजिए ताकि आप सेहतमंद रहें। वॉक बहुत ज़रूरी है, लाजमी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, फिर आपके सारे मामले सेट रहेंगे। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर ख़िदमत होंगे सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हम यहाँ और आप वहाँ हाजिर हैं, और हफ्ते का दिन है, बड़ा ज़बरदस्त दिन, और हम आज इसमें जानेंगे जनाब कि आज ज़ाहिर है आपने बाहर निकलना है, और जब बाहर निकलेंगे तो ख़रीदो फ़रोख्त भी करेंगे, क्योंकि आज का दिन आपकी जो बेगमात हैं वो कहेंगी कि चलें कुछ शॉपिंग की तरफ चलते हैं, कुछ सामान ले आते हैं हफ्ते भर का, क्योंकि आज आपकी छुट्टी है, जिनकी छुट्टी है। और वैसे भी ज़ाहिर आज का ख़ास दिन है क्योंकि अल्लामा इकबाल डे है, और इसका 9 नवंबर तो वैसे भी ऑफ है बहुत से इदारों का, तो आज सुकून का सांस बहुत से लोग लेंगे और इस दिन को याद ताज़ा भी करेंगे। आज का भाव, क्योंकि आपने बाहर जाना है, तो देखते हैं आज का भाव में क्या है। तो आज का भाव में टमाटर जो चल रहे हैं जनाब अली 100 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा 115 रुपये ना सिर्फ। आलू जो है 50 रुपये और 58 मैक्सिमम। लहसुन जो है 370 रुपये, 426 रुपये। अदरक की बात की जाए 550, 633 रुपये ना सिर्फ। गाजर की बात की जाए 50 रुपये किलो से लेकर 58 रुपये ना सिर्फ। बात की तोरी की बात की जाए 90 से 104 रुपये। लौकी 60 रुपये किलो, और ज़्यादा से ज़्यादा फूल गोभी की बात करें तो 50 रुपये। खीरा जो है 60 रुपये, बड़ा पानी से भरा होता है, खाते रहें, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। भिंडी 160 रुपये, लेडी फिंगर भी कहा जाता है इंग्लिश में। प्याज अनियन 110 रुपये, जहाँ भी जाएँ ज़रूर खाएँ जिस शहर में जाएँ। टमाटर 100 रुपये है, और जहाँ भी जाएँ ज़रूर खाएँ। कहते हैं कि हम तो बचपन से ही सुनते हैं कि किसी भी शहर जाए नुमान तो कहते हैं जाना ये खाओ, वहाँ जाके प्याज खा लो फटाफट, और तुम सेहत बिल्कुल पेट शेट तुम्हारा सेट रहेगा। मतलब ये सही है, ऐसा किया? अब मैंने तो नहीं करता, अगर सुनता भी हूँ ऐसा तो नहीं करता। सलाद अच्छा है, सलाद में शामिल है तो टमाटर भी है, खीरा भी है, प्याज भी है, तो चल जाए, बड़े मज़े। बड़ा टमाटर बड़े मज़े का। जनाब अली बिल्ली, आज हमारी बिल्ली क्या कर रही है, तो देखते हैं। आज हमारी बिल्ली जो है थोड़ा गुस्से में है। ये क्यों गुस्से में है और उसको किस तरह मनाना है? वो मतलब एक तो इंसान जो है वो होता है गुस्से में किसी वजूहत की बिना पर, लेकिन कुछ बच्चों को भी मनाना होता है। तो चलो तुम्हें सैर करा दें, तुम्हें बर्गर शर्गर खिला दें, कुछ कोई पार्टी शार्टी करा दें। तो इसी तरह की बिल्ली है ये हमारी बिल्ली, बड़ी आज आई है। तो बिल्ली बड़ी गुस्से में आज। आपने बिल्ली देखी, ये बिल्ली कितनी गुस्से में आज। सुबह सुबह उसको नाश्ता वक्त पे नहीं मिला, है ना, वो होता है ना। फिर मना लिया उसने, कैसे उसने उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बुलाया कि ये वापस ना चला जाए। मतलब नाराज़ भी थी वो, नाराज़ फिर भी थी, फिर भी वापस चली आकर दी। बस एक खिलाया, एक बिस्कुट खिलाया, ऐसे थोड़ी ना हुआ। तो वो मतलब वो एक ये भी है, देखिए जानवरों में भी कितना वो है कि एहसास, मतलब उनके अंदर के आप उसको जिस तरह लेके चलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा लाइवली सा। पालतू जानवर अगर साथ हों तो अच्छा लगता है। क्या बात? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं है। बिल्लियाँ पसंद नहीं है? नहीं। अच्छा, वेरी गुड। क्यों पसंद नहीं है? ऐसे बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती, क्योंकि कुछ का दूध पी जाती है, किसी का गोश्त लेके भाग जाती हैं, कहीं ऐसा भी होता है। मुझे वैसे ही अच्छी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, लेकिन दूर से। करीब आ जाए तो मुझे पसंद नहीं हुई। फिर बात कह रहे हैं बचपन में आपको लगता है काट लिया था, इस वजह से आपको पसंद नहीं है। अब इस तरह तो दीगर जानवरों से भी डर लगता है मुझे। हाँ, रात में निकलो खतरनाक। हाँ, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे होते हैं। हाँ, बिल्ली का नमाज से डर लगता है आपको? बिल्ली से डर लगता नहीं? नहीं, डर नहीं लगता। डर मुझे
ये स्ट्रीट डॉग्स से लगता है जो कि पीछे लग जाते हैं। अच्छा, आप जाए ना गली कभी, अगर आप अपने इलाके में एंटर हो रात में, अगर वो एक्टिव हैं, वैसे तो हुकूमत का काम है, हमारी जो बल्दिया काम है कि इनको गायब करे भाई, खुलेआम फिर रहे होते हैं, किसी को काट लें। और टोलियों में घूम रहे होते हैं, टोलियों में ग्रो होता है, धमका रहे होते हैं वो, आओ। अच्छा, अब रात में अगर आप अपने ही मोहल्ले में जा रहे हैं और ग्रुप फिर रहा है तो वो आपको चेक कर लेता है और उसका कहता है नहीं नहीं अपना ही है, अपने मोहल्ले का ही है, अपना ही पहचान है, पहचानता है। कोई और आ जाए तो वो, अच्छा आप अगर तेजी में उनके सामने से गुजरेंगे ना तो आपके पीछे लग जाएंगे। हाँ, फिर बात बताओ, नहीं नहीं मैं हूँ भाई, बताएं भाई मैं हूँ, क्या वो जाने से मैं आपके इलाके का हूँ यार, ऐसे ना करो। और अगर किसी इलाके का अगर आप किसी और इलाके में चले जाएं तो फिर आपको अपनी खैर, फिर जो रास्ता 1 घंटे का है वो शायद आपका 5 मिनट या 10 मिनट में कन्वर्ट हो सकता है। सुबह ही हो, क्या पता। हाँ ओके जनाब अली, आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के लिए मेयर कराची बेस्ट मुर्तज़ा वहाब साहब का जो है वो बल्दिया टाउन में नए कार्डिक सेंटर का दौरा किया गया है, और जिसके अंदर KMC की खाली इमारत को 65 बिस्तरों पर मुश्तमिल कार्डिक सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। बड़ा खुशाइन है जी, और इसके इफ्तिताह बहुत जल्द इसी माह में जो है वो कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि कार्डिक सेंटर जगह जगह जो है वो खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग खा के ना मज़ा जायका मतलब खाना है, रोगनी खाने, फिर सोल्ड से फिर तंबाकू नोशी मुज़र है, लेकिन ये कि नहीं पीनी चाहिए, और फिर उसके बाद फिर कहते हैं आए। अच्छा, वैसे बल्दिया टाउन में ऐसा इकदाम होना बहुत अच्छा इकदाम इस वजह से भी है क्योंकि बल्दिया शहर से तो बहुत दूर है, थोड़ा दूर है, उसमें आने में जाने में वक्त लगता है, और फिर वहाँ सड़कें हमारी हैं तो वक्त जो है ना, ट्रैवल का वक्त ज़्यादा है। तो ये 65 बिस्तरों का जो ये इफ्तिताह करने जा रहे हैं मेयर कराची साहब, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। अब ज़रूरत यह है कि जिस तरह दीगर अस्पतालों की वहाँ पर हालत है ना, उसी तरह ये भी ना हो जाए। इसके साथ साथ इसकी देखभाल भी करनी है मुकम्मल तौर पर, जो लोग भी वहाँ पर तैनात हो, अल्लाह करे कि वो इसकी हिफाजत भी करें। इफ्तिताह तो हो जाते हैं हमारे, लेकिन उसकी कदर नहीं की जाती, चीज़ों की कदर नहीं की जाती, और फिर वो तबाह हाल हो जाते हैं। पार्कों का हमने देखा है कि पार्कों की इफ्तिताह कर दी जाती है, फिर उसकी देखभाल नहीं होती तो वो फिर तबाही के दहाने पर पहुँच जाते हैं। तो ये अस्पताल बहुत खुशाइंद है, लेकिन इसे इसी तरह जिस तरह इफ्तिताह हो उसी तरह फिर पूरा जो है वो इसको चलता रहे और इस तमाम निज़ाम चलता रहे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बल्दिया टाउन के लोग जो है वो वैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो ये एक अच्छा तो आती नहीं है, गैस जाती तो पता नहीं चलता, वहाँ तो हफ्तों का मामला आता है, हफ्तों का मामला। और दूसरा वहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वहाँ इंक्रोचमेंट इतना हो चुका है कि वो नाली की जगह कम हो गई है, तो वहाँ पर वो गटर उबल जाते हैं, गलियाँ भरी रहती हैं, सालों साल कोई देखता भी नहीं है। मीडिया तक की रसाई वहाँ तक मुमकिन नहीं हो पाती क्योंकि गलियाँ बहुत कंजस्टेड है, आगे गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं, उस पार है, लोग गलियों से जाना पड़ता है। बताइए, तो बड़ी ख़राब तंग गलियाँ हैं, चाहे लियाकताबाद की हों, न्यू कराची की औरंगी की गलियाँ हों, महमूदाबाद की गलियाँ हों, लेकिन हालत बहुत बुरी है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप हमारे दूसरे सूबों में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ की तंग गलियाँ भी इतनी साफ़ सुथरी होंगी कि आपका मन करेगा कि शायद मैं जूतों चप्पलों के बगैर भी यहाँ चला जाऊँ तो मेरे पाँव गंदे नहीं होंगे। सोचिए आप, बिल्कुल वही लगेगा, बस साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन आया कि बाहर भी साफ़ है, अंदरून भी साफ़ है, तो क्या बात है जनाब। पहले तो चीज़ों को, क्योंकि वक्त की कमी है सर, शॉर्ट में बात करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कमी जो है वो नज़र आ रही है। अमरीकी खाम तेल जो है 2.93% सस्ता हो गया, तो इम्पैक्ट पड़ेगा बिल्कुल पड़ना भी चाहिए। और अब पेट्रोल थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अब तो पेट्रोल आलमी मार्केट में सस्ता हो गया। हमने देखा है कि सस्ता हो क्या रहा है, सुना केएल ट्रिक पे कुछ सस्ता कुछ कर रहे हैं। देखिए, बिजली के हवाले से हम देख रहे हैं मुल्क हर जगह जो है वो 3-2 महीने का पैकेज दे रहे हैं, कोई ऐसा, ये भी एक अच्छा इकदाम है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची में ये तमाम चीज़ें ना होती नहीं है, हो जाती हैं, फिर उसका अमल नहीं होता, ऐलान हो जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, और जो दीगर चीज़ें इनकी वजह से महंगी होती हैं वो भी सस्ती होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह नुमान गुल साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए और आपने अपना तज़किया पेश किया, जज़ाकल्लाह। खुश हैं बात ने जनाब, सस्ता होगा तो बात बनेगी, फिर बात आगे तक जाएगी, फिर लोग खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ तो सस्ता हुआ है। लेकिन ये कि पेट्रोल सस्ता होगा तो सब चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेट्रोल सस्ता हो तो बाकी चीज़ें सस्ती ना हो। पेट्रोल नीचे आता है, आपकी चीज़ें वहीं रह जाती हैं, फिर पेट्रोल पर थोड़े से पैसे बढ़ते हैं, वो चीज़ें और बढ़ जाती हैं, बढ़ते ये नीचे आता रहता है, लेकिन महंगाई आसमान में जाती रहती है। तो सारा काम इस पर, तो ये हमें मिलकर देखना है कि भाई क्यों हो रहा है। थोड़ी सी आवाज़ बुलंद करें, देखें, बात करें, निकलें तो सही थोड़ा घर से, बातें कर हम पूरे नहीं हो सकते। यहाँ बस हम ये कि थोड़ा सा बेदार कर सकते हैं, आँखें खोल सकते हैं। ये बस हमारी कोशिश है इस चैनल के तवज्जुह से। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा खिदमत होंगे सिटी एट 10।
वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं, आप वहाँ हाजिर हैं और अल्लाह का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करेंगे उस परवरदिगार ने आज का एक और दिन हमें दिया। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे और खैरियत के साथ आज का दिन हमारा गुजारे। हमारे जो मिशंस हैं, गोल्स हैं, अल्लाह ताला हमारे हक़ में अगर बेहतर हों हमारे मिशंस तो उसको मुकम्मल फरमाए जनाब अली। और आज हफ्ते का दिन है, ज़रा थोड़ा चिल करने का दिन कर रहा है, ना सिर्फ बल्कि आज छुट्टी का है, बहुत से लोगों की छुट्टी भी है और वैसे भी छुट्टी है बिकॉज ऑफ कि आज का दिन बहुत ख़ास है। और ख़ास क्यों ना हो जनाब अली, मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे नामी ग्रामी गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपनी बचपन की याद को थोड़ा सा एक्टिव करते हैं, ताज़ा करते हैं। जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, मजमून आया करते थे कि आज मजमून किस पे लिखना है, उर्दू में, इंग्लिश में किस में लिखना है। तो जब कायद-ए-आज़म पर आएगा तो उसकी तैयारी करके जानी है। रात भर माँ बाप लगे रहते हैं बच्चों के साथ और बच्चे तैयारी याद करते रहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। अच्छा भी ये हुआ था, अल्लामा इकबाल हो, सर सैयद अहमद ख़ान हो, कायद मोहम्मद अली जिन्ना हो, फातिमा जिन्ना हो, न सिर्फ बल्कि ये सारे एक पूरा टीम वर्क था। इस टीम वर्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वजूद में आया और अंत तक मेहनत के साथ बेतहाशा कुर्बानियों के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने इस मुल्क पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हमें दिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद हम सोते हैं। एक बड़ा अहम किरदार है डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालते हैं। अल्लामा इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में आँख खोली और इब्तदाई तालीम अपने आबाई शहर में हासिल की। फिर लाहौर का रुख किया। 1899 में MA करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज में शोबा दर्स तदरीस से वाबस्ता हो गए और इस दौरान शायरी भी इन्होंने जारी रखी। अल्लामा इकबाल 1905 में बरतानिया चले गए, जहां पहले उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मारूफ तालीमी इदारे में वकालत की तालीम लेना शुरू कर दी। बाद अज़ां वो जर्मनी चले गए, जहां म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़लसफ़ा में PhD की डिग्री भी हासिल की। हिम्मत नहीं हारी और आप ये देखें लगन जस्तजू के साथ ये अपनी पढ़ाई को, तालीम को आगे बढ़ाते रहे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने 1910 में वतन वापसी के बाद वकालत के साथ सियासत में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए फ़िक्री और सियासी तौर पर मुंतशिर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया। 1934 को मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन भी बने, ताहम तबीयत ने इनका साथ ना दिया और वो क़याम पाकिस्तान से 9 बरस कबल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में अपने खालिक़ हकीक़ी से जा मिले। तो अल्लाह ताला गरीब रहमत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और इनकी शायरी लब पे आती है। बचपन में हम देखते हैं कि हम जब जाते थे स्कूल तो स्कूल में हम परेड में लगते थे, सबसे पहले लब पे दुआ करते थे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बहुत खूबसूरत दुआ है। ऐसी बहुत सारी शेर शायरी जिसका पूरी दुनिया में एक राज है आज भी, और जब बात होती है शायरी की तो अल्लामा इकबाल याद आते हैं। आज हमारे साथ हमने अपने एक ड्राइंग रूम, मैं तो कहूँगा स्टूडियो तो नहीं, हमारा ड्राइंग रूम है एक छोटा सा जो हमने तख्लीक किया है 21 की इस खूबसूरत सी स्क्रीन के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा हम यादों को जगाएंगे। और हमारे पास जो वेल नोन शख्सियात हैं इनको आप मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ इवेंट्स में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े सेमिनार्स में इनको आप देखते आए हैं और इनको बड़ी फ़ज़ाई न बल्कि आप इनकी हौसला अफजाई हम बात करेंगे। जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं हिदायत साहिर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं, वेरी नाइस। आप पोइट भी हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं और आप क्या कुछ नहीं हैं, क्योंकि हमारा इनके साथ बड़ा एक गहरा रहा है और बहुत पुराना। ये हमारे दोस्त भी हैं, दोस्त तो सभी होते हैं, हाँ, और मुसलमान एक दूसरे का भाई है ना सिर्फ बल्कि जनाब अली एडवोकेट इरशाद ग़ज़ाली साहब आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे? ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। सुबह बखैर। सुबह बखैर सर, सुबह बखैर ज़्यादा बचपन से हम सुनते हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेकिन सुबह बखैर अच्छा है, अच्छा लगता है ना? अच्छा सुबह बखैर, जैसे हम कुछ लोग अपने वालिदैन को कहते हैं अम्मी जान, अब्बू जान, डैडी, पापा, ये सारे। और सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बड़े अपनी ज़बान का जायका जब घुलता है ना सर लफ्ज़ों में सर, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। मज़ा ही तो सुबह सुबह अगर सुबह बखैर कहा जाए हाँ, तो वो अपनायत के साथ, पूरी तहजीब रचाव के साथ जब चीज़ आती है जी, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। दुबाला हो जाता है, नो डाउट भाई। सुबह बखैर। सुबह बखैर। और हिदायत भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे राइटर हैं और इनके साथ बड़ा हमारा एक अरसा दराज सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ चैनल के साथ जुड़ा रहा है। आज माशाल्लाह वो लिखते भी हैं और पोइट के तो सर आप माशाल्लाह आप लोग कमाल करते हैं। और महफ़िलें जो है वो आम ज़बान कहते हैं ना, लूट लेना, महफ़िलें समेट लेना, कि लोग मुंजमद हो जाते हैं सुनते सुनते कि यार क्या बात है। सर थोड़ा सा क्या आज का दिन बड़ा ख़ास है हमारा और डॉक्टर अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली का। जी बिल्कुल, आज का दिन ख़ास क्योंकि अल्लामा इकबाल यूँ समझें कि बचपन में जिसे कहते हैं ना कि घोल के पीने वाली सूरत हाल थी, और अगर इकबाल ज़िंदगी में ना होते तो शायद ये जो अदब के साथ जुड़त है ये ना होती।
चूँकि मैं बचपन में जब डिबेट्स वगैरह करता था तो इकबाल की शायरी हम नॉर्मली अपनी डिबेट्स में यूज़ करते थे, तो वहाँ से शायरी की जो है ना एक जैसे कहते हैं कि एक आपको इंटरेस्ट पैदा होता है, दिलचस्पी पैदा होती है। तो आज का दिन जो है वो इस हवाले से बहुत अहम है कि एक तो हमारे इस मुल्क व कौम, इस मिल्लत का फ़ख्र, और फिर फ़लसफ़ा हो, शायरी हो या दीगर जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें इकबाल का जो नज़रिया है, जो उनके ख़यालात हैं, जो तसव्वुरात हैं, उसके बगैर जो है मैं समझता हूँ कि कुछ भी मुकम्मल नहीं है, अधूरा है। सो आज के दिन की मुनासबत से मैं एक बात ये कहूँगा कि दिन मनाना ज़्यादा अहम नहीं होता, बल्कि उन दिनों से जुड़े उन पैगामात को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना ज़रूरी होता है कि जो हमारे लिए और हमारे आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए जो है वो अहम होते हैं। सो उस दिन को याद रखा जाए कि इकबाल ने सारी ज़िंदगी क्या किया, क्या पैगाम दिया, और उनके उस पैगाम को लेके हमने क्या करना है। देखिए, जिस तहज़ीब की पीठ पे सवार होकर अपने हाल तक पहुँचते हैं सर, बहुत ज़रूरी होता है हम उसके बारे में जानें, ताकि हमें पता हो कि पीछे क्या हो चुका है और हमने आगे क्या करना है सर। सो वो सारी चीज़ें जब हमें पता होंगी, जब हम अपने जो अकाबरीन हैं उनसे जब हम जुड़ेंगे, जब उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो पढ़ने, जानने और समझने के बाद जब हम अपने आने वाले कल का तयन करेंगे तो वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं और कुछ अच्छा जो है वो तख्लीक कर सकते हैं। जो बात है, नो डाउट। इरशाद साहब, माशाल्लाह एक बड़ा वसी तजुर्बा है आपका भी, और आप एडवोकेट की हैसियत से भी हैं। किस तरह, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ इसलिए करूँगा कि आप एडवोकेट भी हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं, दुनियादारी और मिलना मिलाना, जुड़ना जुड़ाना, शेर व शायरी, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं। आज के हमारे नौजवानों को थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी उन्हीं में ही कुछ सीखना हमारा ज़रूरी है कि आपसे हम जितना आप दोनों गेस्टों से सीख सकें हम, प्लीज़। जी जी, मैं तो अब निस्फ सदी का वाक़या हो गया, आई हैव क्रॉस माई 50 माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं इकबाल, देखें अदब एक हम पहले ज़माने में हम जब छोटे थे सर, गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम है, तो ये ज़रा हमें ऐसा इग्नाइट देना चाहिए बच्चों को, नौजवानों को। आपने देखा नौजवान, जी जी, तो अल्लामा इकबाल जो है इग्नाइटर है नौजवानों के लिए। उन्होंने शाहीन आपको खिताब दिया है, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। स्टार्ट क्या लेते हैं, अकाबी रूहें जब बेदार होती हैं नौजवानों में, तो मंजिल नज़र आती है उनको आसमानों में। तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों, तो नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़। तो देखिए, नौजवान जो है ना वो सोया हुआ है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और देखिए, अल्लामा इकबाल का जो, देखिए उन्होंने PhD भी जो था ना वो मेटाफिज़िक्स में था सर। और मेटाफिज़िक्स क्या है, बिल्कुल जो आसमानों में जो नए नए दरवाजे हैं, स्पिरिचुअलिटी है, वो अल्लामा इकबाल का कमांड था। अच्छा, अल्लामा इकबाल एक एहसास शख्सियत है। उनके जो ख्वाब है या उनका जो विजन है ना, वो हम विद ड्यू रिस्पेक्ट हम पाकिस्तान तक महदूद कर देते हैं। उनका ख्वाब था 7 सिस्टर्स का भी था, जो सेंट्रल एशिया की रियासत है, ये लिबास भी सेंट्रल एशिया का। जी जी जी, यानी तो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़िस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और फ्यूचर का वो क्या कह रहे हैं, कैपिटल जैनवा को, काबुल को जैनवा का कैपिटल कह रहे हैं, काबुल होगा जैनवा। तो देखिए, अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम है। मैं तो तुफले मकतब हूँ, लेकिन नौजवानों के लिए ये है कि वो इग्नाइटर है। और नौजवानों को जो उन्होंने शाहीन का पलट के झपटना, झपट के पलटना है, किर्गिज़ का जहाँ और है शाही का जहाँ और, देखिए ये आपके लिए है, ये आपका देखें। अब अल्लामा इकबाल आप ही के लिए पोयम भी कह रहे हैं, अस ख्वाब गिरा खेज़, अस ख्वाब गिरा खेज़, उठो उठो उठो। बड़ी अच्छी पोयम है, मैं आपको दूंगा जाते सर। सर प्लीज़ इसी को मैं कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे पास ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इरशाद साहब की बात को मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। वफ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है जनाब अली, और हम यहाँ हाज़िर हैं और वहाँ हाज़िर हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे स्क्रीन के तवज्जुह से आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, कुछ हम सीखेंगे, सिखाएंगे। और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, एडवोकेट इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हिदायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह, जैसे कि हम वैसे बात करते हैं सर, हमारी बात चल रही है, अभी प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। हम अस्हाब गिरा खेज़ की बात कर रहे थे। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं हमारे नौजवानों से, उठो
हम अभी ख्वाब गफलत में हैं। तो अब हम चाहते हैं कि नौजवानी, आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है बेग साहब, आप मेरे लिए फ्यूचर के यंग गन हैं, आप मेरे लिए फ्यूचर के जर्नल हैं। जनरल बेग से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, असलम बेग साहब से। तो मैं देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से नौजवान जो हैं वो मुतहरिक हों, उनको नीड है। और जब वही ना अकाबी रूह हैं जब बेदार होती हैं नौजवानों में, तो मंजिल नज़र आती है उनको आसमानों में। तो अपने प्रोजेक्ट को बड़ा रखें, अल्लाह से बड़ा मांगें। और जो हकीमुल उम्मत हैं ये अल्लामा इकबाल, हकीमुल यानी उम्मत के हकीम हैं। और वो चाहते थे, वो पाकिस्तान तो है ठीक है, सल्तनत उस्मानिया के बाद पाकिस्तान आ गया। 1922 में सल्तनत उस्मानिया का ख्वाबा चाक हुआ और पाकिस्तान अल्लाह ताला ने, मैं पाकिस्तान को मुमलकत खुदादद पाकिस्तान कहता हूँ, ठीक है। लेकिन अब हमारे नौजवानों का काम है वो यूनाइट हो, इग्नाइट हो और लिल्लाह समझें, पॉलिटिक्स को समझें। जैसे कायद आज़म ऑलवेज स्टेटेड, जेंटलमैन बिल्ट योर कैरेक्टर, जेंटलमैन बिल्ट योर कैरेक्टर। वो उन्होंने कभी स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं किया, वो कहते थे पॉलिटिक्स से आप दूर रहें। यही हमारे अकाबरीन में अल्लामा इकबाल भी थे, ठीक है, वो 1940 से पहले चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनका मिशन और विजन यही है कि आप शाहीन हैं और आप आगे बढ़ें। और अगर उनका एक और भी था कि वो चाहते थे कि नौजवान वो डालें अपना हिस्सा जो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करे। तो ऐसे सब इन्होंने बात की हिदायत भाई कि यूनाइट बहुत ज़रूरी है। कायद मोहम्मद जिन्हें के 3 लफ्ज़ थे, डिसिप्लिन, फेथ एंड यूनिटी। माज़रत के साथ मुझे कहीं दिखाई, अगर आपको कहीं देख रही तो प्लीज़, और अल्लामा इकबाल का भी यही था कि सब एक हों। मुझे एक होते बांग्लादेश में दिखाई दिए गए, थोड़े से श्रीलंका में भी एक होते हुए दिखाई दिए गए कुछ लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए। और जो हमारे अपने ही अल्लामा इकबाल जो चाहते अपनी शायरी के ज़रिए जो लोगों को एक्टिव करना चाहते थे, तो वो हैं बेसिकली। देखिए, इकबाल ने कहा था ना, वो हरफ राज जो मुझको सिखा गया है जुनूं, सर खुदा मुझे नफ़स से जिब्राइल दे तो कहूँ। सुभान। बात यह है सही कि इकबाल के यहाँ एक दर्स हमें बहुत मिलता है खुदी का। खुदी क्या है? अपनी ज़ात को पहचानना, अपने अंदर झांकना कि आप में क्या है। ठीक है। अब हमारे नौजवानों की पूरी खुदी जो है वो रात के लंबे लंबे पैकेजेस पर ज़ाया हो रही है, ठीक है। और जो उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जब आप अपनी ज़ात के अंदर अपने आप को तस्खीर कर लेते हैं ना कि आप क्या हैं, आपका ज़मीन और आसमान के दरमियान वजूद जो है, इसका मकसद क्या है, इसका मानी क्या है, तो वहाँ पर आके आपको अपने राइट्स का भी पता चलता है, अपने माशरे के राइट्स का भी पता चलता है, आपको ये भी पता चलता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बात यह है कि इस तमाम तर सूरत हाल में देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। इन्फॉर्मेशन एक गैप के बाद एक प्रोसेस से गुज़रती है, जब उसको गुजारते हैं तो वो नॉलेज में ढलती है, जिसका इम्पैक्ट जो है आपके दिमाग में होता है और उस इम्पैक्ट के तहत आप कोई फ़ैसला करते हैं, चीज़ें करते हैं। ठीक, हमारे यहाँ ये है कि हम ओवर इन्फॉर्म्ड हो गए, उस इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस नहीं कर रहे। हमें ये लगता है कि हमें सब पता चल गया जी, जबकि वो सारा रॉ होता है। देखिए, रॉ जब रॉ मटेरियल होता है ना, उस रॉ के अंदर से कुछ असल निकलता है ना, हकीकी निकलता है ना। हमने उस रॉ को हकीकी मान लिया है। गो के रॉ बहुत ज़रूरी है, रॉ होगा तो उसमें से रिफाइन शक्ल भी निकलेगी, लेकिन उस रॉ को रिफाइन करने के लिए आपके पास पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट होता है, जो जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप उसको गुजार कर उस रॉ को जो है आप किसी ख़ास शक्ल में ढाल के उसको आप अपने लिए, अपने माशरे के लिए जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। जो है जैसा है कि बुनियाद पे मुझ तक पहुँचा, मैंने यहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, वहाँ से वहाँ भेजा, और पूरी कौम को कंफ्यूज कर दिया। अब मुझे ये बताएं, आज के नौजवान से बात करें, सब बोलेंगे यार कौन सा मुल्क, कैसे लोग, क्या भाई मुझे बताओ, इस मीटिंग ने तुम्हें परेशान किया क्या? भाई मैं नहीं कर रहा ना, मैं डिलीवर नहीं कर रहा ना। अगर कुछ नहीं हो तो मैं डिलीवर नहीं कर रहा। भाई ये मुल्क तो ठीक है। मुल्क किससे बनता है? रहने वालों से बनता है। वतन किससे बनता है? हम लोगों से बनता है ना। भाई हम ठीक नहीं है, हम ये ब्लेम जो हमारी ज़ात का है वो हम कैसे किसी को थोप सकते हैं कि यार यहाँ हालात अच्छे नहीं है, यहाँ ये अच्छा नहीं, यहाँ वो अच्छा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पहले बुनियादी तौर पर आपकी पहचान है, वो शुरू होती है आपकी अपनी ज़ात से। ठीक, जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेंगे, आप उसके अंदर झांक लेंगे, उसमें देख लेंगे कि आप क्या हैं, आपको क्या करना है, तो फिर उसके बाद चीज़ें आपको अच्छी लगने लगती हैं। और फिर देखिए, ये फितरत जो है इसका एक उसूल है, जैसे आप इसके साथ मोहब्बत करेंगे, ये मिट्टी, ये माहौल आप इसको कबूल करेंगे,
तो ये रिटर्न में आपको उसी कबूलियत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ को गले लगाएगी। अगर आप इसको गालियाँ देते रहेंगे, आप इसको बुरा भला कहते रहेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके अंदर से आप कुछ अच्छा निकाल सकें। सो यहाँ पर बुनियादी तौर पर मैं फिर अगेन इसको इकबाल के साथ ला के जोड़ूँगा, वो ये है कि भाई इकबाल ने भी आपको यही कहा है कि भाई अपने आप को पहचानो। शाहीन की मिसाल सर ने दी है, तो भाई शाहीन देखो तो सही, उसकी परवाज़, उसका ठिकाना, उसके जो औसाफ है शाहीन के, वो क्या है? सही, वो मुर्दार तो नहीं खाता ना भाई। सही बात है। तो क्यों मुर्दारों पे बैठे हो यार कि मुर्दार जो है हम खाएंगे और हमारा गुजारा चलेगा? नहीं भाई, अपना 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 जो होता है ना, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, है मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो भाई बात ये है कि इसी सारी चीज़ में आपने करना है और उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा। सिंपल ही देखिए, पूरी कौम टिकटॉकर बन रही है, पूरी कौम जो है वो यूट्यूबर बन रही है, पूरी कौम को जो है वो अजीब तरफ लगा दिया गया है। तो बात ये है कि जिस कौम का बुनियादी मोटिव ही ये बन जाए कि जी आपने पैसा कमाना है, तो भाई ऐसा नहीं है। जैसे साहब आपका भी एक बड़ा वसी तजर्बा है, जैसे हमारे भाई ने फरमाया, हिदायत भाई ने, कि हम टिकटॉकर की दुनिया, यही अल्लामा इकबाल का जो विज़न था, ख्वाब था, जो उन्हें बेदार करना चाहा, और उस ज़माने में लोग बेदार हुए और आज भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब एक जैसे हों, लेकिन भाई ने बात बड़ी सही की है कि हम जो है ना इस दुनिया में चले गए, फैशन की दुनिया में, वेस्टर्न कल्चर में। जो हमारा अपना आप था वो सर वो तो गायब हो जाएगा आने वाली जनरेशन में। मतलब ये तो फिर आखिरी हम और आप ही हैं या हमारे पेरेंट्स जो गुजरे बस वही, इसके बाद तो फिर नाम निशान नहीं रहेगा माज़रत के साथ। ऐसा तो नहीं होने वाला, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल बेग साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ताऊ से रुबाब अव्वल, शमशीर सना आखिर, ये हो गया मामला। हम इतनी ग्लैमरस दुनिया में चले गए कि हम अकाबरीन और अपने इस्लाफ की कारनामों को और उनकी वैल्यूज़ से बहुत दूर चले गए। हमारा जो देखा अभी सर ने कहा ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले है, तकदीर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है? तेरी रज़ा क्या है? अब अल्लामा इक़बाल को अगर आप देखें, अल्लामा इक़बाल अहादीस मुबारका पे आते हैं, मोमिन की फ़रासत से डरो, मोमिन की फ़रासत से डरो, मोमिन एक तीसरी आँख से देखता है वो अल्लाह का नूर। आप अल्लामा इक़बाल पे आ जाइए जी, सेंट हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेटाफिज़िक्स में PhD किया है, ऊपर जितनी भी दुनिया हैं उनके जो रास्ते हैं उन तक पहुंच चुके हैं वो। और जो उम्मुल अरबी की किताब पढ़ सकें अल्लामा इक़बाल, जो सबसे देखें ना, दो हमारे बादशाह हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं गया हूँ। अच्छा, सुल्तानुल अरब मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन पे आप अर्तगल गाजी ड्रामा देख रहे हैं। जी। तो देखें, मोमिन की फरासत यही है ना, वो तीसरी आँख से देखता वो अल्लाह का नूर है। तो अल्लामा इक़बाल आपको स्पिरिचुअली कहाँ लेके जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? आप लुग़वियात में हैं। आप अपने बच्चों को दे दिया गैजेट, आप उसको ये नहीं बोल रहे कि बेटे देखें, तालीम और तरबियत आपका मॉर्निंग प्रोग्राम है, इसलिए हम ज़रा सखील लैंग्वेज से बात करें। तालीम तो दे रहे हैं आप, तरबियत क्या दे रहे हैं? हमारी वालदा 8 थी मिडिल, लेकिन उनकी वो एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें तरबियत बताई, बेटा चप चप करके नहीं खाना, बेटा सोड़ करके चाय नहीं पीना, बेटा साबुन धो के रखना। ये सारे देखिए तालीम और तरबियत है तो हम आगे चलें। ठीक है, हम नाज़ाबाद में रहे, नाज़ाबाद में हमारा पूरा ब्रॉटअप नाज़ाबाद हुआ, हम अखंड नाज़ाबाद वाले हैं। अच्छा, ठीक है, काबरीन हमारे पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, मेरे दादा गवालियर मुस्लिम लीग के सदर हैं। लेकिन हम इन बच्चों के लिए तो कह रहे हैं, हम तो अपनी निस्फ सदी गुजार चुके हैं। तो अब अल्लामा इक़बाल का जो है खुद ही वो आज जो जिन्होंने अपनाया है, नॉर्थ कोरिया ने अपनाया खुद ही जूचे आइडिया, सेल्फ रिलायंस। ऐसे तो आप बच्चों को बताएं ना, ये जूचे आइडिया क्या है, सेल्फ रिलायंस है। हम है ना, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन हमको बांट दिया गया। अल्लाह, में से एक साहब ने कहा, मैं उर्दू स्पीकर हूँ, आप MQM ज्वाइन कर लें, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने कहा सब मैं अल्लामा इक़बाल के शेर पे वो करता हूँ, बड़ा अच्छा शेर है, एक ही काबा, एक ही वो है, और क्या यही रह गया है कि हम इसमें बढ़ जाएं? तो मैंने कहा हम पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सोच रखें। अल्लामा इक़बाल का भी यही है कि हम यूनाइट रहें, हम नौजवानों को मुतहरिक करें और उनको इग्नाइट करें और उनको उस लेवल पे लाके खड़ा करें जहाँ पे वो तसव्वुर करते थे।
ओके फाइन, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हिदायत साहब, मैं कॉलर हम लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू आप कीजिएगा प्लीज़। जी जनाब, कौन है आज हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम बेग साहब, कैसे हैं? आइए आज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, परवरदिगार का। आप ठीक हैं? पहले तो आपके मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और क्योंकि अल्लामा इकबाल के हवाले से बात हो रही है, लेकिन उन्होंने जो बात की ना, तरबियत का जो फुकदान है ना, वाकई बहुत हकीकत बात है। ये हम भी नॉर्थ नागनवाद के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के लोग हुआ करते थे। तमीज़ और तहजीब हमारे घर की लक्ष्मण में होती थी और बड़े भी हमें सिखाते थे, तो वो हम लेके चलते थे आगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे अल्लामा इकबाल सपोज टू हीरो फॉर अवर, अब मसला ये हो गया, लेकिन हमारे हीरोज जो है ना तब्दील हो चुके हैं। हमारे हीरोज जो होंगे वो हो गए बैटमैन, सुपरमैन। और जब आप बैटमैन और सुपरमैन को फॉलो करेंगे तो फिर अल्लामा साहब की खुद ही तो पीछे ही रह जाएगी ना। अब खुद ही ना होने से ही जो हम हमारी कौम का मिशन है ना, जब आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं पहचानते ना, आप देखें, आप रियलाइज करें ना, वी आर एटॉमिक पावर एंड वन ऑफ द, यानी कितने लोग हैं, 7, 8, 9 लोग एटॉमिक पावर, उसमें वन ऑफ हम भी हैं। लेकिन इतनी पावरफुल यानी स्ट्रेंथ होने के बाद भी हम कहाँ करें? हमारी खुद ही कहाँ चलेगी? हम कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं। अब चक्कर ये कि, लेकिन मैंने सवाल जो करना ना, मैं इनसे करना चाहूंगा कि आजकल के दौर के अंदर मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे जो दानिश्वर आके बैठते हैं ना, सो कॉल्ड दानिश्वर, वो अल्लामा इकबाल की शायरी को एक साहब फरमा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल आपके मतलब सच बयान कर रहा हूँ। बहुत बड़े लोग, उनका नाम नहीं लेता था, कहते हैं कि अल्लामा की शायरी इररिलेवेंट हो गई है। अच्छा, मतलब आप सपोज करें ना, कितनी अफसोसनाक पहलू है कि आज के दौर के क्या, जब यानी ये तो अजल तक चलेगी, जहां जर्मन जैसे मुल्क के अंदर जहां पीएचडी हुई है उनके ऊपर, जहां उनके नाम की रोडें बन रही है और हमारे यहाँ ये फरमाया जा रहा है, तो आप लोग बच्चों के दिल में क्या पैदा कर रहे हैं? मतलब आपने जो तस्वुर था, अल्लामा के ख्वाब था, उसको आपने किस तरह पेश किया? आज तो चाइन की जगह हम शायद मेरे ख्याल में पता नहीं क्या बन गए। अब सवाल ये है ना कि अब हम तो 1+1 हम ग्रेड के चक्कर में पड़ गए। हमारा फोकस सारा होता है कि हमारे बच्चे ना बहुत अच्छे स्कूल में चले, मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल रहे, तो ये काफी। ऐसा नहीं होता। जब आप अपने एहसास खो देते ना, अपने असलाफ को भूल जाते हैं, तो आपकी शनाख्त खत्म हो जाती है। मेरा ये सवाल इनको यही कि जो हमारी शनाख्त खो चुकी है, इसको हम कैसे वापस कर सकते हैं? हमारी कहाँ एज ए नेशन, एज ए बाप, एज ए भाई, मैं कहाँ कोताही मेरी हुई जो मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं तो अपने आप को ही जिम्मेदार चाहूँ। अगर मेरे बच्चे को फॉलो नहीं करे तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो मुझे ये इनसे गाइडेंस की जरूरत है। मेरी क्या जिम्मेदारी, कहाँ मेरी कोताही है, क्या मुझे रेक्टिफाई करना, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हिदायत साहब प्लीज़। सबसे पहली बात यह है कि मैं इनकी बात भी कैरी करूँगा, लेकिन एक बात जैसे की ना कि इकबाल ने मेटाफिज़िक्स पढ़ा। मेटाफिज़िक्स का रास्ता जो है वो हमारी रूह पे जाता है, रूह तक जाता है, असल तक जाता है। जबकि हमने अपनी कौम को मेटावर्स के पीछे लगा दिया। मेटावर्स ख्याली है, अल्लाह, ठीक है ना। सो बात ये है कि आपको तरजीहात आपकी होती हैं कि आपको तरजीहन क्या करना है। और जैसे इन्होंने बात की कि इकबाल जो है वो उसकी शायरी जो है, इकबाल की शायरी, मैं कहता हूँ वो वक्त की शायरी है, वो ऑल टाइम, वो इस तमाम तर खराबे के बाद भी ना वो रहेगी। इसलिए कि हकीमुल उम्मत क्यों कहते हैं? नफ्स पे हाथ रखा था, जाना था कि मेरी कौम को, मेरे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तसव्वुर की ज़रूरत है, किस ख्याल की ज़रूरत है, किस रूह की ज़रूरत है। सो इकबाल ने वो रूह दी है। अब हम अपनी बदकिस्मती में उस रूह को पहचान ना सकें, उसे अपने अंदर उतार ना सकें, तो ये हमारी खामी है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ज़रा हाज़िरी भी लग जाए इकबाल के एक कलाम। मैंने पहला शेर सुनाया था, आगे भी 2-4 शेर सुनाता हूँ। हरफ़ राज जो मुझको सिखा गया है जुनू, वो हरफ़ राज जो मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफ़्स जिब्राइल दे तो कहूँ। सुभान। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फ़राक़ी अफलाक में है खारो ज़ुबूं। हयात क्या है ख़यालो नज़र की मजज़ूबी, हयात क्या है ख़यालो नज़र की मजज़ूबी, फ़िक्र क्या है अंदेशा हाय गुना गूं। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, वाह जी वाह, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि दमादम आ रही है सदाए कुन फयाकुन। तो सिर्फ कुन जो है वो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अरबी का वो सीगा है जो बैक वक्त तीनों ज़मानों में इस्तेमाल होता है। हो जा, हो गया और होता रहेगा। ठीक है। तो बात ये है कि वो तमाम चीज़ें, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सबसे पहली जो तरजीह है हमारे नौजवानों के लिए वो ये है कि अपनी ज़बान से मोहब्बत करें। क्या बात। आज आप दुनिया किसी भी खत्ते में जाते हैं, आप
आप जर्मनी की हम बात कर रहे थे जहाँ वो पढ़े हैं जी, हम फ्रांस की बात करते हैं, हम इटली की बात करते हैं, वहाँ की ज़बान आपको आती हो तो वो ज़्यादा तरजीह देते हैं आप। सर दुनिया के तमाम मालूम जो है वो उनके अपनी ज़बानों में होते हैं, वो प्राउडफुली उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, मैं कुछ अर्सा मैंने टीचिंग में भी गुजारा हूँ ख़ास तौर पे, तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ बच्चे ने तारीफ़ें तो याद कर ली रट्टा लगा के अंग्रेज़ी में, मतलब पूछो तो मतलब पता नहीं। जिस इल्म को आपने समझ के नहीं पढ़ा होगा उसका नतीजा क्या होगा? ठीक, तोता। तो तोते ना बने आप, हाँ, इकबाल के शाहीन बने। क्या वो निगाह रखें जो मिट्टी के अंदर तक देख सके कि क्या है, ठीक है ना। तो सर एक एक ज़र्रा जो है उसके अंदर इतनी कायनातें हैं, तो अभी आपने तख्लीकी क्या किया, अभी आपने दरियाफ्त क्या किया, ज़रा वहाँ देखें, वहाँ झाँकें। और इस दिन को मनाने का असल मकसद ये है कि हम इकबाल की रूह को पहचानें कि वो कहना क्या चाहते थे। वेरी नाइस सर। वक्त की कमी है और जाते जाते कुछ आपके कोई ऐसी बातें जो हम तक हमारे दिलों में समा जाएं, जो हम देखिए भाई, सीख जाएं। बेग साहब, आपका प्रोग्राम की तवज्जो से ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें और शमशीरें, हो ज़ौक़ यक़ीगर तो कट जाती हैं जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अब ये है कि इन बच्चों को जो फ्यूचर हैं, आपके यंग गन हैं, इनको उठना पड़ेगा, स्टैंड अप करना पड़ेगा। और सर ने भी सही कहा कि मेटाफिज़िक्स की तो दुनिया बहुत बड़ी है और तख़लीयात की ज़िंदगी, स्पिरिचुअलिटी लानी होगी, अल्लाह से बड़ा मांगना पड़ेगा, अल्लाह के क़रीब जाना पड़ेगा। तो यही है। और देखें जर्मनी में उनके नाम की रोड बन रही है, मुझे सादत है, मैं वहाँ गया और उल्फर इकबाल में खड़ा हुआ, मैं उनकी जहाँ वो रहते थे अल्लामा इकबाल फेसबुक पे है, मैं गया, फिर मैं इकबाल की मोहब्बत में उनके पीर के पास भी चला गया, रूमी साहब। अच्छा। अनखरा में मैं पहुँच गया और वहाँ पे भी मैंने उनकी अलामती खबर देखी। तो देखें आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह आपको देगा। और इकबाल ज़बरदस्त है, मोमिन की वेकअप पे है। सर भागते भागते इकबाल के 4 मिसरे नौजवानों के लिए पैगाम के तौर पे कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजू में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू, क्या बात, किताब हाँ है मगर साहिब किताब नहीं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। साहिब किताब हो जाइए, सब निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एडवोकेट एशा साहब, आपका हिदायत साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ फरमा हुए आप, और आपने अपनी जो है महारत को, अपनी चीज़ों को, जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं उस तक डिलीवर हम तक और आप तक करने की कोशिश की, कुछ सीखा सिखाया, कुछ जागने की कोशिश की जो हम सोच चुके हैं। वंस अगेन अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, बहुत आगे लेके जाए और सक्सेस हासिल करें। जज़ाकल्लाह। जनाब अली, वफ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, इसलिए कि हम थोड़ा सा ठहर जाए, थोड़ा सा सांस भर लीजिए, सोच लीजिए करना क्या है, कराना क्या है, और जो करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हो सकता है अपने लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसको अपनी तरक्की के लिए, दीन के लिए, दुनिया के लिए। वफ़े के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हम यहाँ और आप हैं वहाँ जनाब अली सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और चीज़ें चल रही हैं और बढ़ा रहे हैं। और आज का दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज जो है 147वां जो है वो यौम पैदाइश हम मना रहे हैं, उसकी याद को ताज़ा कर रहे हैं। और हमने बड़ा एक्टिव रहना है चीज़ों को, और हमने यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। जो मकसद है वो उसको पूरा करना है कि हमारा असल मकसद क्या है, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे क्या गोल्स हैं, क्या मिशंस हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, औरों के लिए, आपसे जो जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, सिर्फ अपना नाम तो रोशन हो ही जाएगा जब पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाएगा, जब आपका नाम रोशन होगा तो पाकिस्तान। तो एक मिलाप है, एक सिलसिला है जिसके हिसाब से हम बात करेंगे, ना से बल्कि कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं आजकल, क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा सा चेंज पे हम जाएंगे। जो आजकल हम देख रहे हैं तब्दीलियाँ हो रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, और अपने मतलब की तब्दीलियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हमें अपने मतलब की लाइब्रेरी में जाके अपनी मतलब की किताब निकाल कर उसको अपने मतलब में पढ़ लेना और उसको अपने अंदाज में समझ लेना, और फिर कहना कि ये मेरे लिए कदर बेहतर है, और शायद वो अपने लिए बेहतर है कि आया कि औरों के लिए निगाह या औरों की निगाह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देख रही है तो बेहतर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की अखलाक़ी इक़्तिदारियात, बहस इस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया जिस तरीके से हम पर छाया हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, दुनिया जहाँ के पैकेजेस लेकर, तो कहीं इंस्टाग्राम की बात की जाए तो सोशल मीडिया में टिकटॉक की बात की जाए, तो यूट्यूब की बात की जाए तो फ़ौरन कमाने की बात याद आ जाती है। तो कुछ सीखना सिखाने की कोई बात कर रहा है तो कुछ अपने हिसाब से अपनी कलर्स को उजागर कर रहा है। और ज़ाहिर है जिस तरीके से आप अपनी फैमिली को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज को प्रेजेंट करते हैं,
इसी तरीके अपने आप को भी आप प्रेजेंट करते हैं, न सिर्फ बल्कि अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, बीइंग मुस्लिम, बीइंग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो दुनिया आपको देखती है एक ख़ास निगाह से, जनाब आप पाकिस्तानी हैं, तो आपके क्या विजन है, क्या गोल्स हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स को लेकर, और बहुत से गोरे भी हमारे यहाँ आते हैं, वेस्टर्न से, यूके से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, और आजकल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इन हैं और मूव कर रहे हैं, शहर टू शहर जाते हैं और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान जो हम दिखाते हैं, इसके बारे में बहुत दुनिया बहुत डिफरेंट है। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ खबरों को किसी अंदाज में किस तरीके से पेश कर देना। से हम बात करेंगे इंटरनेट कि इस वसी कायनात में सोशल मीडिया की जो दुनिया हमने बसाई है, आपने, मैंने, हम सब ने असल रिश्तों से ज़्यादा ताल्लुकात बना डाले हैं, संगीन साथियों से ज़्यादा दोस्त और फिर दोस्तों के दोस्त, और बिलागज़ हमारी दुनिया की हकीकी दुनिया से कई गुना बड़ा कर दिया था। ये एक नया है जहाँ आप जाकर गुम हो जाते हैं, ना आपको अपना आप का पता होता है ना किसी और का। ये एक सोशल मीडिया, ये सोशल इलेक्ट्रॉनिक की ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारी है, जहाँ पर हम निभाते हैं ना कल का पता ना शाम का पता। आज का सवाल ये भी होना चाहिए कि रिश्तों के मुकाबले में इलेक्ट्रॉनिक राब्ते बेहतर हैं या बदतर हैं, कि अब इस सिलसिले से फ़रार मुमकिन है या नहीं। आज का सवाल तो ये भी होना चाहिए कि नई आबादकार दुनिया में हमने कोई इख्तिलाकी कोई दायरा हाथ से तो नहीं चला गया। तो वेलकम करेंगे हमारे साथ, इस पर डिटेल बात करेंगे। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदाज़ा काफ़ी हद तक हो ही गया होगा। लेकिन जो हमारे सीनियर्स, हमारे मेहमान हैं, जो एक ख़ास वसी तजर्बा रखते हैं अपनी मार्केट के, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और मुख्तलिफ अपनी इदारों में और मुख्तलिफ इवेंट्स में और मुख्तलिफ सेमिनार्स में जाके अपने तजर्बे को जो है वो शो करते बताते हैं अपनी बातों के चुनाव से, कि आप कुछ सीख जाएँ, कुछ हम कुछ अपनी चीज़ों को याद देना। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन और साहब, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर अनीला साहिबा मुख्तार साहिबा, डॉक्टर अनीला मुख्तार साहिबा फ़िज़िकल साइकोलॉजिस्ट आप हैं माशाल्लाह, और न सिर्फ बल्कि आप साइकोलॉजी में एक महारत रखती हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, और आज उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर कराची से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर मखदूम बिलावल, आपका एक मतलब फिर खुशामदीद करेंगे, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह। आज जो हैं तीनों डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ास तजर्बा रखते हैं अपनी माँ। सर वेलकम करेंगे वंस अगेन, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? सुबह खैर। थैंक यू सर। और मैडम आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिन गुजर रहा है ये बताएं? आई एम गुड। सही जा रहा है? 9 नवंबर है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप तो बड़े सेमिनार होंगे फिर तो आज यकीनन, कुछ है ना? जी। तो जाना है, बताना है, थोड़ा सा बेदार कराना है, शेर व शायरी भी करानी है। पहले अभी सुबह आपके मॉर्निंग शो में बेदारी जो है वो सुबह कर लें। हाँ हो गई है, क्या बात है माशाल्लाह। मौजूद भाई सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है, परवरदिगार का। हर दिन अल्लाह ताला ने एक और दिन हमें दिया है, और अल्लाह ताला खैर व बरकत रखे आज के दिन में। सर हम बात करें सोशल मीडिया, जहाँ एक बड़ा एक कहाँ ख़तो किताबत का सिलसिला था, और वो तार का आना, जो तार डाकिया जिसे कहते हैं, और फिर इंतज़ार का होना, वो इंतज़ार हुआ ख़त्म, वो कागज़ी बातें लफ़ाज़ वो सब हुआ अपने अख्ताम, और अब भी शायद सरकारी एतबार तक तो है ही, चलें वो तो डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन वो जो इंतज़ार था बाबा का ख़त आना या अपनी बातों को उजागर करना, वो सब चीज़ें फिर सोशल मीडिया ने एकदम सब कुछ तो करीब ले आया, लेकिन अब बहुत चीज़ें आगे पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूर रह के भी पास हैं और पास रह के भी दूर हैं, ये बहुत बड़ा हुआ है सानिया हमारे साथ सोशल मीडिया के दौर में। जो ये जनरेशन है वो इन रिश्तों की अहमियत को उस तरह समझ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं अगर अपने रूम में बैठा हूँ अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो मैं उनकी मौजूदगी में भी दूसरों के साथ हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। और इस तरीके से मैं उनसे तो जुड़ गया जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, या जिस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है या मुझसे बात करना चाहते हैं। मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो दुनिया में किसी भी हिस्से में है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर अपने ही लोगों के साथ मैं टूट गया हूँ। मुझे अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ में हमेशा अपनी चीज़ें हाईलाइट करनी हैं जो कि सिर्फ पॉजिटिव हैं, जो कि अच्छी हैं, जो नुमायाँ करती हैं, जिससे मैं दूसरे को क्या दे रहा हूँ, एक एहसास कमतरी का पैगाम दे रहा हूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, मैं तो बड़ी गाड़ी में सफ़र करता हूँ, मैं तो अच्छे होटलों में खाना खाता हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है, मेरे बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, मैं उनके साथ तस्वीरें भी लगाता हूँ, सेल्फीज़ भी लगाता हूँ। तो मैं आपके सामने एक प्रोजेक्शन वो दे रहा हूँ कि शायद जो रियलिटी उसके पीछे जो स्ट्रगल है वो उसमें नज़र नहीं आ रही है। मेरा बस में जाना, मेरे बस में धक्के खाना, मेरा जो मेहनत करना है वो उसमें नज़र नहीं आ रहा। मैं सिर्फ उस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ जिससे सामने वाला जो है, जो ऑलरेडी एक फेज़ से गुजर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, वो जो है वो ये समझता है कि इसकी ज़िंदगी इतनी आइडियल है, ये अपने हस्बैंड या वाइफ जो हैं ये लोग इतना घूमते हैं फिरते हैं, आपस में उनके कैसे ताल्लुकात हैं नहीं पता। जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं सोशल मीडिया पे कि बहुत अच्छे ताल्लुकात दिखाए जाते हैं और
6 महीने बाद शादी के 1.5 साल बाद 2 साल बाद डिवोर्सेस हो जाती हैं। तो एक इमेज आप क्रिएट करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद वो असल में जो होती है वो खोखली होती है। सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों के साथ ऐसा ही किया है। हाँ, अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, अपने अज़वाज से दूर हो गए, अपने बच्चों से दूर हो गए हैं, हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। ये सब बातें हम सही बातें जो हम करते हैं, लेकिन इसका ये ट्रॉमा जो है ये जनरेशनल है, ये जनरेशन्स तक चलेगा। अभी तो ये सोशल मीडिया कब से एडवेंट हुआ है? सोशल मीडिया का एडवेंट तो लास्ट डेकेड में हुआ है ना, सन 2010 के बाद सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग आए। 2005 से स्टार्ट होना शुरू हो गया, तो सिर्फ कुछ लोग आए और उसके बाद अब तो बच्चे के पास मोबाइल। अगर आप रेशो निकालें तो दुनिया भर में जितने इंसान नहीं इतने स्मार्टफोन्स हैं। तो ये क्यों है स्मार्टफोन्स? और क्या हमें बच्चों को देना चाहिए ये स्मार्टफोन? उनके हाथों में ये स्मार्टफोन्स होने चाहिए? क्या उनको इस बात का इदराक है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या छोटे बच्चों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे होना चाहिए, स्नैपचैट पे होना चाहिए या नहीं? उनके क्या नुकसान हैं? क्या हर लड़का और लड़की अपने आप को हीरोगिरी दिखाने के लिए या बेहयाई और जो फहाशी पे उतर नहीं आया है टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए, स्नैपचैट के ज़रिए अपनी बेहुदा पिक्चर्स नहीं डालता अपने सिर्फ इसलिए कि कुछ लाइक्स मिल जाएंगे लोगों की नज़रों में, मैं अच्छा हो जाऊंगा या लोग मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो मेरे जो है चाहने वाले बढ़ जाएंगे। तो हमने एक अलग खोखली सी दुनिया बना ली है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकी दुनिया वही है जो हम आपस में एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और जो कब्र में जाने के बाद हमारे साथ होगा। मुझे एक बात अजीब सी लगती है जब लड़के लड़कियां अपनी वीडियोस शेयर करते हैं, ख़ासतौर पर डांस की वीडियोस, ये सब चीज़ें। मैं सोचता हूँ ये वीडियो यहाँ रहनी है, लेकिन इस आदमी को, इस लड़की को कब्र में चले जाना है। तो क्या वो वीडियो सर्कुलेट जब कब्र में चली जाएगी और वो सर्कुलेट करती रहेगी वीडियो, तो क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा? तो हम सोशल मीडिया पर क्या छोड़ के जा रहे हैं? हसन औज की प्रोफाइल जो है फेसबुक की, व्हाट्सएप की, इंस्टा की, वो क्या पैगामात दे रही है? मेरे मरने के बाद वो सदका जारिया बनने जा रहे हैं या अज़ाब जारिया बनेंगे? ये चीज़ें हमें जहन में रखना चाहिए। बहुत प्यारी बात की हसन साहब ने कि आया कि वो वीडियो तो रहेगी, फिर अगर आप ना रहे तो फिर वो वीडियो चलती रहेगी। क्या हमारे अंदर एहसास कमतरी होती जा रही है? हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी है? बात करेंगे ब्रेक के बाद डॉक्टर अनिलिया साहिबा से, इनकी इतनी राय, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, कैसे इनका ताल्लुक़ है। वफ़े के बाद वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारा चैनल सिटी 21 लगा लिया है। कुछ जाने सीखने की बातें कर रहे हैं, सीखेंगे, सिखाएंगे और अपने सीनियर्स डॉक्टर्स के साथ जो अपनी महारत रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी रखते हैं। डॉक्टर अनिल साहब, हम ब्रेक से पहले थे, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया का एक अहम किरदार, जहाँ पॉजिटिव भी है वहीं नेगेटिव भी है। डिपेंड करता है कि हमने क्या सीखना है, हमने किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन चुनाव करना है। कि जैसे डॉक्टर साहब, हसन साहब कि हमने चीज़ें तो रह जाएंगी, फिर उसका आप तो क्या हम एहसासात, क्या हमारे जज्बात, क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम औरों के साथ खड़े होकर पिक्चर बनवाना या हाई प्रोफाइल लाइक समथिंग पावर शो करना, या हम दुनिया किसी और में गुम हो चुके हैं, अपना आप भूल चुके हैं? ऐसा तो नहीं है कहीं ज़्यादा आपको लगता है? देखें, इंसान जो है ना वो अपनी ज़ात में एक पूरे प्रोसेस में चल रहा होता है। डे 1 से एक लर्निंग हो रही है, ठीक है। एक बच्चा जो है वो बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, बात करना सीखेगा, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने इमीडिएट जो एनवायरनमेंट होता है, जिसमें हमारे पेरेंट्स हो गए, दोस्त अहबाब हो गए और घर वाले हो गए, उनसे सीख रहे होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे इंसान की सोशलाइजेशन, माशरत बढ़ती है ना, तो फिर वो इर्द गिर्द देखता है। अब आजकल का जो दौर है, जो आज का टॉपिक भी है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बेसिक नेसेसिटीज़ में आ गई है, ठीक है। आपका जो है वो मतलब खाना खाना और ये सब, जब आप किसी जगह पे रहने जाएं या आप थोड़ी देर के लिए बैठे, तो आप जो है वो एक घंटे के बाद आप ये भी पूछेंगे कि वाईफाई कनेक्शन है या नहीं, ठीक। तो इसका मतलब है नेसेसिटी तो है। अब इस नेसेसिटी में जब आप अब एक इंसान की बात कर रहे हैं तो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, तो डेफिनेटली एहसास, जज्बात, उसकी सोच, अवामिल, सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की इस बात की, और मैं एग्री करूँगी इस बात से कि आपके सोशल मीडिया जो है वो उसका इस्तेमाल बुरा नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इस्तेमाल बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जब भी हम कभी इस किस्म के मुबाहिसे में आते हैं ना, तो हम नेगेटिव से ही शुरुआत करते हैं। आप और मैं सरवाइव नहीं कर सकते, और कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। इवन आज का स्कूल सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बगैर। हर बच्चे की क्लास का एक क्लासरूम बना हुआ है, ठीक है। तो पहली बात ये कि वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बुरा हमेशा
कुछ भी कोई भी अमल उस वक्त बुरा होता है जब वो अपनी हदूद से बाहर हो जाता है। तो जब आप कहते हैं कि एहसासात बहुत अच्छे, आप दूसरों को देखते हैं, आप दूसरों को तारीफ़ करते हैं, आप उन जैसा बनना चाहते हैं, आपको लगता है आप एडमायर करते हैं, तो आप दूसरों के साथ चाहे वो तस्वीर खिंचवाना हो या जो है वो उन जैसा कोई काम करना हो। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से क्या हुआ है कि वो अप्रोच में आ गया, एक्सेसिबल है बहुत ज़्यादा, लोगों की अचीवमेंट्स, लोगों के सर ने निशानदेही की अभी कि जो अपने बेस्ट पार्ट हैं वो दिखाएंगे, जो नेगेटिव पार्ट हैं वो नहीं आएंगे, और ज़ाहिर है वो क्यों दिखाएंगे। अब ये जो लर्निंग हो रही है ना कि मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा करना के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लेवल तो आपको अचीव करना है ना पहले। वो लेवल जब अचीव नहीं होता, वो हार्ड वर्क वो नहीं होती। जो शख्स आके अगर आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर रहा है कोई अचीवमेंट, उस अचीवमेंट के पीछे हार्ड वर्क नज़र नहीं आई। सही कह रही है। नज़र क्या आ रहा है? आउटकम। अब आउटकम के लिए जब आप स्ट्राइव करते हैं तो हार्ड वर्क का तो पता नहीं था, स्टेजेस का भी आपको पता नहीं था। अल्टीमेटली अब आप फील करते हैं हेल्पलेस, और यहाँ से एहसास कमतरी का जो है वो पीरियड शुरू होता है। आप वो नहीं कर पा रहे, वो चीज़ सामने नहीं आ रही जो आपने देखी थी। सही। उस तरह की वर्कशॉप्स, उस तरह के प्रेजेंटेशन, उस तरह की ब्यूटी, उस तरह का मेकअप, बहुत टाइम लगा उसको इस परफेक्शन में आने में, मगर वो हार्ड वर्क नहीं आया सामने। सो इवेंचुअली पीपल आर गेटिंग लो सेल्फ इस्टीम, अपने एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे। अब वो जो कोई तालीम के हवाले से बात हो, आपके जो है वो मीडिया के हवाले से कोई चीज़ हो, सेलिब्रिटीज़ का एलिमेंट हो, मेरा मेकअप ऐसा नहीं है जैसा उनका। सो इवेंचुअली वो परफेक्शन के लिए आपके वो स्टेप्स नहीं कोई दिखा रहा। तो सोशल मीडिया में जो कमी आ रही है ना, वो इसकी आ रही है कि जो एंड प्रोडक्ट है वो सामने है ग्लैमराइज होके, जो पीछे का प्रोसेस है वो नहीं है। तो एक एलिमेंट जो है वो एहसास कमती है, प्लस आप जो है वो अपनी बाउंड्रीज जो मैंने अभी बात की वो क्रॉस कर रहे हैं। सही। आप मतलब देयर इज़ नो एथिक्स, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है आपका कि आपको दूसरों की इन्फॉर्मेशन किस हद तक अपने पेज पे लगानी है। सही बात है। आप इधर से शेयर करते हैं, आगे तक जो है वो रूमर्स की शक्ल में बगैर सोचे समझे आगे शेयर कर देते हैं। आप तस्वीर अपनी खींच रहे हैं, मगर आपको ये एहसास नहीं हुआ कि दूसरा शख्स जो है वो मतलब आप सोशल मीडिया की एथिक्स है ना कि आप दूसरे शख्स से आपने पूछा, आपने कंसेंट लिया कि वो पब्लिकली जो है वो तस्वीर अपनी, वो आपके साथ तो अच्छे होके खिंचवा ली उसने, लेकिन लेटर ऑन उसको आप सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करेंगे, ये आपने नहीं पूछा। हम ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली है, हमारी वाइफ है, वालदा है, बहन है, या किसी की बहन है, किसी की वालदा है, और आप पिक्चर शेयर करते हैं और आप शेयर कर देते हैं। अपनी फैमिली की तस्वीरें बासानी आप शेयर करने लग गए, और जबकि हमारे यहाँ तो व्लॉग्स भी बनाते हैं हम तो। हुड़क बढ़ गई है। हाँ। वो कर रहा है तो जो आप तकलीद करते हैं ना, उसमें जब लफ्ज़ तकलीद बुरी नहीं है, अंधी तकलीद बुरी है। तो अंधी तकलीद ये है कि आप व्लॉग्स बनाएं और अब जैसा उसने कहा है वैसे ही मेरी, तो पर्सनल लाइफ और फ्रंट लाइफ का फ़र्क खत्म हो गया। बिलाल मखदूम साहब आपकी तरफ आएंगे, ये हो क्या? पहले तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बातें इसमें। एक यंगस्टर होने के नाते से मैं उसी पे बात करूँगा कि जो हम नौजवानों के आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हर एक सिक्के के दोनों साइड होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं, और बड़ा अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि एक नौजवान को सोशल मीडिया के ज़रिए अपना जो पोटेंशियल, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आप बैठ कर अपनी वीडियो बना के आप कर सकते हैं। जो भी आपकी अपनी स्किल्स हैं आप उसकी बुनियाद पर उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो चीज़ें हमें या हमारे नौजवान को एंजाइटी एंड डिप्रेशन में डाल रही है। तो मैं पर्टिकुलरली खुद को बाउंड करते हुए सोशल मीडिया के यूज़ पर आऊँगा कि आजकल जो एक क्राइटेरिया चल रहा है कि भाई ऑनलाइन, जिसको मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये चैट रिलेशनशिप है, मोहब्बत में गिरफ्तार होना, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं मोहब्बत को थोड़ा डिफाइन करना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल उसके जो इफेक्ट्स होते हैं एज अ डॉक्टर उसको मैं करना चाहता हूँ। फाइनली इसके मजाज से इसके हकीकत तक का जो सफ़र है मुख्तसरन हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यार देखो कि अगर आप चैट रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोहब्बत होती क्या है। तो मोहब्बत का ये है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जो भी विशेज़ हैं उसको आप किसी और के लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी विश के लिए। और फिर उसके बाद हम आते हैं कि साइकोलॉजिकली इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। देखिए, अगर कोई आपको उनके लुक्स की वजह से अच्छा लगता है, आप ये समझते हैं आपको इन्हें खूबसूरत लग रहा है, आप उससे मोहब्बत में नहीं, ये ऑब्सेशन है। डिस्प्ले पिक्चर हम देखते हैं बड़ी अच्छी लगा रहे हैं सर, वो इतने फिल्टर होते हैं कि पीछे बंदे के किरदार पे कितने फिल्टर है वो हमें नहीं पता होता। तो ये कि अगर उसकी लुक्स की वजह से वो हमें अच्छा लग रहा है, हम ये समझ बैठते हैं कि हमें मोहब्बत हो गई
गई है, लेकिन असल बात ये होती है कि ऑब्सेशन है, ये मोहब्बत नहीं है। अगर वो अमीर है तो उसकी वजह से हमें वो अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा इंटरेस्ट है, ये मोहब्बत नहीं है। साइकोलॉजिकली फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई शख्स हमें जो है ना उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, काइंडनेस, हमदर्दी की वजह से अच्छा लग रहा है, तो ये हमारी एडमायरेशन है, ये हमारी मोहब्बत नहीं है। लेकिन मोहब्बत पे जब आते हैं तो हमें कुछ मिक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड फीलिंग्स आती हैं। मतलब कोई ऐसा होता है ना, अक्सर आपने पूछा यार ये आपको अच्छा क्यों लगता है, तो हम बोलते हैं यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बस दिल करता है कि इसके साथ हो। तो ये एक्चुअली मोहब्बत का मतलब होता है। तो जब भी मोहब्बत लफ्ज़ का मेरे सामने जिक्र किया जाता है तो अक्सर मेरे जहन में कुछ मनाजिर घूमने लगते हैं। सबसे पहले आता है माँ का, भाई 9 महीने तक पेट में रख रही है, मतलब 5 साल 6 साल तक वो सारी चीज़ें, आपकी गंदगी साफ़ करना क्या क्या, तो कितनी वो मुंह तक का नेवाला भी निकाल के आपके मुंह में डाल देती है। तो ये सेक्रीफाई करने का एक पर्टिकुलर वे है। इससे ऊपर आता हूँ तो बाप की बात याद आती है कि कितना वो सेक्रीफाई करता है आपकी विशेष को पूरा करने के लिए, आपकी प्रायोरिटीज़ को पूरा करने के लिए कितना सेक्रीफाई करता है। ऊपर आते हैं तो रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबी और इमामुल अंबिया। मतलब मैं अगर एज अ इंसान या एक मुसलमान होने के नाते से बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि वो पूरी मखलूक में हकनुमा जो थे वो थे। लेकिन इंतहा क्या थी मोहब्बत की, सेक्रीफाई की, कि तहज्जुद का वक्त है, रात का टाइम है, सजदे की हालत है और या उम्मती पुकार रहे। तो मोहब्बत का तकाजा ये होता है। अब आते सारी चीज़ें हद पार हो जाती हैं, मतलब आखिरी हद, उससे आगे कुछ है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि 70 माहों से ज़्यादा। अब ये नहीं बताया कि कितना ज़्यादा, भाई 70 माहों से ज़्यादा। माँ की मोहब्बत क्या थी कि मैं एज अ डॉक्टर जब बयान करूँ तो मैं कहूँगा कि एक नॉर्मल जो बेबी होता है ना, उसका वेट होता है 2.5 to 3.2 kg। उसकी नॉर्मल जो हाइट होती है, मतलब लेंथ होती है, वो होती है 16 to 20 इंचेस। आपने अगर इस चीज़ को समझना है कि माँ की मोहब्बत क्या है, तो आप 9 महीने नहीं 9 मिनट के लिए इतनी वेट का, इतनी सेंटीमीटर का करके पेट से बांधे, आप चल के दिखाएं, आपको मालूम हो जाएगा माँ की मोहब्बत क्या। अल्लाह कहता है मैं जो है ना 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो मोहब्बत ये होती है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जब किसी ने कहा कि किए थे सजदे बहुत किसी को पाने के चक्कर में, पर वही सजदा कज़ा हुआ है जिसमें उसी को पाना था, तो मैंने ये लिखा कि खुदा खुद मोहब्बत करता है 70 माहों से ज़्यादा, हैरत है कि वो सजदे में किसी और को मांग रहा था। तो जिसने इंसान से मोहब्बत की है उसने जूतियाँ उठाई हैं, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की है उसकी जूतियाँ उठाई गई हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें इंसान से मोहब्बत करने के बजाय अल्लाह से और हकीकत तक अगर आते हैं तो ये चीज़ें बड़ी, ये चीज़ें बहुत अहमियत के हामिल हैं। वफ़ा बहुत ज़रूरी है। फिर जानेंगे कि सोशल मीडिया ने, जैसे हमारे मखदूम भाई ने बात की कि पेरेंट्स की जो एक मेहनत, लगन और जस्तजू होती है, अब हम सोशल मीडिया की तरफ चले गए। तो आया कि हम पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व हैं, उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वफ़े के बाद हसन और सबसे बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे के इस आगाज़ में नए नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। आगे हफ्ते का दिन है और बहुत से सब हज़रात की छुट्टियां हैं और छुट्टी जो है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना है, कहीं जाना है, घूमना है, फिरना है, कहीं सैर करनी है, कहीं अम्मी के घर जाना है, कहीं नानी के घर जाना है और कुछ बाहर से आज जो है सैटरडे नाइट है तो ज़रा अच्छा सा खाना खाना है, लेकिन फैमिली को साथ निभाना है, ना कि सोशल मीडिया को साथ लेके जाना है। ये ज़रूर लेके जाइए, ना सिर्फ बल्कि साथ, लेकिन साथ बैठे अपनी वालदा, अब्बू, अम्मी, फैमिली मेम्बर्स को टाइम दो, सा फ़ोन साइड कर दें। वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है जब आपके अपने साथ होते हैं, वो तो रहेंगे, ये सेहत रहेगा, ये हमेशा रहेगा जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक ये फ़ोन साथ रहेगा। लेकिन वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में कनेक्टेड हैं, आपके साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं, सच्चे रिश्ते हैं, वो कभी ना कभी उधर हो गए तो फिर आप अफसोस करेंगे। साहब हसन साहब, माँ बाप, हम माँ बाप मतलब इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है साहब, खाली है, वीरान है। और हम मोबाइल में, माँ साथ बैठी हुई है, बिल्कुल माँ के लिए ऐसे करके बैठी हुई माँ है और बेटा मोबाइल। सर वो जनरेशनल गैप जो आया है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आती है तो वो इकोनॉमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन लेके आती है। और जिस तरीके से अभी मोबाइल आया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो बिल्कुल कल्चरल शॉक्स हमें लगे जा रहे हैं। मैं 2-3 बातों की निशानदेही सर इसी में करूँ कि माँ बाप की तरफ आने से पहले कि सोशल मीडिया में अकाउंट बनाना अच्छी बात है। जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, जो आपके फील्ड है इंटरेस्ट की, स्पोर्ट्स, न्यूज़ या पॉलिटिक्स या कोई भी चीज़, मेकअप, एंटरटेनमेंट, कोई भी चीज़, रिलीजन, आप उसको फॉलो करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या हमारी राय होनी चाहिए? नहीं। सोशल मीडिया ने हर एक को जो है ना बदहज़मी करने का एक मौका फराहम कर दिया कि आप उल्टियाँ करें आके सोशल मीडिया। अल्लाह
क्यों भाई? आप जो उन्होंने जॉन एलियन ने कहा था, जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं। यहाँ पर अब वो मैडम ने से बात की कि जर्नी इतनी लंबी है, उनको शॉर्टकट में उस जगह पे पहुँचना है कि भाई अजहर अली बेग इस जगह पहुँच गए तो मुझे आज अजहर अली एक बेग बन जाना है, मुझे जो आपने 40 साल पढ़ा है वो मुझे नहीं देखना। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो भी फलसफी बन के दानिश्वर बन के आप देखेंगे, आपको सोशल मीडिया पे बहुत कुछ डाल रहे होते हैं और अननेसेसरी आर्गुमेंटेशन जस्ट टू गेट द लाइक्स एंड वो अटेंशन। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को तो बताती है, लेकिन ये बताती है कि आपके लिए स्कॉलर होना या फलसफी होना या फ़लसफ़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी ज़ात को फ़लसफ़े के तौर पे नुमाया करना, फ़लसफ़ी के तौर पे नुमाया करना। एक्चुअली वो अपनी ही प्रोजेक्शन है, सेल्फ प्रोजेक्शन। आपको इल्मियत से मतलब नहीं है। इल्मियत इस बात का तकाजा नहीं करती है। अगर मुझे कुछ लिखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वांट टू राइट, तो पहला मेरा उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बच्चा नक्काद बना हुआ है, बच्चा वो पोइट्री पे भी कमेंट करेगा, तो वो स्पोर्ट्स पे भी कमेंट करेगा, तो हर चीज़ पे कमेंट करेगा, पॉलिटिक्स पे भी पूरा पैकेज है सर। बच्चा पैकेज जी। चुका है। अब मुझे अगर आपसे इख्तलाफ है किसी बात पे, पॉलिटिकल इख्तलाफ है, रिलीजियस इख्तलाफ है, तो मेरा क्या काम है कि मैं आपकी प्रोफाइल पे जाके क्या गंदगी करूं, उस पे कमेंट करूं? नेगेटिव कमेंट्स बहुत करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स नहीं, ये आपकी मेरी फखर होता है सर, ये मेरी सुकून ट्रोल करूं अगर मैं आपको, तो मेरी शख्सियत की अक्कासी कर रहा है। मेरा काम है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक पसंद करता हूँ, एक दीन को पसंद करता हूँ, एक मसलक को पसंद करता हूँ, एक शख्सियत को पसंद करता हूँ, मैं अपनी वॉल पे उनके बारे में अच्छा लिखूंगा। ना मैं किसी के मजहब की, मसलक की, पॉलिटिकल पार्टी की तज़हीक करूंगा, ना किसी की जिसने अपनी तारीफ पे लगाया हुआ उसको जाके निगेट करूंगा। मैक्सिमम आई कैन कमेंट दैट आई डिसएग्री। ये चीज़ हो गई सोशल मीडिया की एथिक्स की। इसी तरीके से सोशल मीडिया की एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फेक इन्फॉर्मेशन। आपको यकीन नहीं आएगा कि इन्फॉर्मेशन जो होती है, डिसइन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मतलब बाकायदा इतनी बड़ी कि लोगों को ना एक ब्लॉग लिख दिया जाएगा, जहाँ सऊदी अरब के बारे में एक ब्लॉग आया है कि उन्होंने ये पाबंदी लगा दी है, लोग पागल हो गए, हर जगह खबरें आ रही हैं, अखबारों में पता चला कि वो ब्लॉग था, कोई न्यूज़ भी नहीं थी, इट हैज़ नो क्रेडेंशियल। तो इतनी फेक, अभी जो अब लाहौर में वाक़या हुआ, आपको पता होगा, जो लड़की के रेप के बारे में जो वो बाकायदा पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जख्मी हो गए, सब चीज़ हो गई, इतना बड़ा तूफान बदतमीज़ी, और पता चला कि वाक़या ही नहीं था। और जिसे तौहीन रिसालत पे बहुत सारी चीज़ें जो गुस्ताखाना मवाद, इसके बारे में लोगों को बदनाम कर दिया। और हम लोग बीइंग अ मुस्लिम, हम उसको फ़ख्र से शेयर कर रहे होते हैं। अब अगर घर की बात, घर में कुछ हो जाए डॉक्टर अनिला साहिबा, तो वो हम बचा लेंगे। घर में कोई मसला होगा ना, हम वो बचा लेंगे। लेकिन अपने ही मुल्क में रहने में, बीइंग अ मुस्लिम, हम उस चीज़ को उजागर करते हैं, जैसे हसन साहब ने कहा। बिल्कुल, इट इज़ मतलब लाइक आप देखें कि आप डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, अखलाकियात तो मतलब नहीं, मतलब दिस इज़ वाई आपको पूरा हक हासिल है कि आप किसी की जो है वो प्राइवेसी के अंदर जो है वो इन्वेट कर सकते हैं और आप अपनी जो है उस चीज़ के ऊपर बुरा भी मना सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू इस हवाले से आप देखें कि दो तरफा चल रही है ये प्रॉब्लम जो है, सोशल मीडिया का मिस यूज़ जो है वो दो तरफ से चल रहा है। एक वो जो कंज्यूमर है उसका, यानी जिसका एक अपना अकाउंट है वो चल रहा है, एक जिनकी अकाउंट कंपनीज़ हैं, जैसा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे जो, जिस तरीके से, मेरा एक मुद्दा ये भी है कि जिस तरीके से ये प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल किए गए हैं ना, और जितना फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, इनका जो यूज़ है, इसने भी मिस यूज़ को, आपके गलत इस्तेमाल को मज़ीद फ़रोग़ दिया है। ठीक है, जब आपके इंटरनेट पैकेजेस सस्ते होंगे, फिर इंटरनेट पैकेजेस के बाद जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके पास पहले वही वाली बात कि आपके पास, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि एक घंटे का प्रोग्राम देखना सब्र के साथ, और फिर उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में आप जो है वो यूट्यूब, और यूट्यूब से आप स्किप चैनल पे आए हैं, स्किप से अब आप रील्स पर आ गए। तो इवेंचुअली हर बंदा ना उसमें है, तेज़ी में। सो वाई दे आर गिविंग दीज प्लेटफॉर्म, आपको फ्री पैकेजेस दे रहे हैं, आप इंस्टा पे ये करें आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप इतना जो है वो आपकी लाइक्स आ गए तो आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा, खबरें भी थंबनेल ऐसे खतरनाक बनाए जाते हैं साहब कि वो मैं फ़ौरन क्लिक करता हूँ। कल मैंने मौलाना तारिक जमील के बेटे का किसी का क्लिक कर दिया कि वो पता नहीं सौडू से कि जी उनकी दोबारा कब्र कुशाई हो गई, हद हो गई। अब मेरे फादर कह रहे हैं यार ये देखो ज़रा बेटा क्या आ रहा है टीवी पे, यार ये देखो ऑथेंटिक। मैंने कहा नहीं बाबा, लोग जो है रेटिंग बनाने के लिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारी पिछली जनरेशन है, मैंने ये बहुत मतलब रियलाइज़ किया थोड़े अरसे के बाद कि हमारी जनरेशन बड़े क्विकली पिकअप कर लेती है साहब कि ये फेक है, न्यूज़ जो है ना। अच्छा, मतलब लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू के आपने जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीज़, कोई पोस्ट शेयर हो गई है, नहीं, फेसबुक पे है या नहीं, आप जब तक वो खबरनामे पे 10 दफ़ा चल नहीं जाएगी, हालांकि उस पर भी एतराज़ात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बट इवन देन चलें, समझ में आ जाएगा, कुछ क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हमारे जो वालिदैन हैं ना, दे कांट फिगर इट आउट। तो ये आपकी
मतलब हम एक जन्नत में रह रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि लोगों को बड़े आराम से पता चल जाता होगा कि फेक क्या है और सही क्या है। ऐसा नहीं है। ठीक है। हमारे माँ बाप उस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। व्हाट दे आर सीइंग, जैसे ही वो उनका टीवी से कनेक्ट हुआ है ना, फेसबुक, यूट्यूब, सारा वो देखते हैं और वो फिर परेशान होते हैं। उससे आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, सच समझ रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सच है, ये सही कह रहे हैं। और आप वो इतनी एंजाइटी में आ जाते हैं चीज़ों को देख के, और इतना खौफ जो है वो। सिमिलरली वो जनरेशन, फिर आप बच्चों के कॉग्निटिव लेवल से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको ये समझ आ जाएगा कि फेक क्या है और क्या नहीं। तो आपने तरबियत का बेड़ा गर्क कर दिया तरबियत के नाम पे कि आप कहते हैं सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करें, बिल्कुल करें, लेकिन जिम्मेदाराना तरीके से। तो जैसे ही आप जैसे बड़ों को कह रहे हैं ना कि वो इतनी उम्र के तजर्बे के बाद नहीं फिगर आउट कर पा रहे, तो एक 8 साल का और 9 साल का बच्चा जिसकी जहनी इस वक्त जो उसकी डेवलपमेंट है ना, वो बिल्कुल इस लेवल पे नहीं है कि वो खुद से सोच सके, खुद से इमेजिन कर सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी खामख्याली है। मखदूम भाई, एक खबर है, बच्ची मेरी खो गई है, किसी को मिले तो प्लीज़। 1 साल से अब तक चल रही है, बच्चे को अगले दिन उस पिछले साल पता भी नहीं है कि वो खोई भी है या नहीं खोई भी। ये बहुत बड़ी बात है। खबर अभी तक चल रही है। हाँ, बच्ची अगले दिन मिल गई। सर, बात यही है कि सबसे पहले तो हम अगर ये बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे किया जाए, या फिर अगर इस तरह का जो कंटेंट होता है वो वायरल क्यों होता है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ही उसको लाइक कर रहे होते हैं, हम ही उस तरह की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, अगर एक चीज़ कंटेंट किसी ने बना दिया, व्लॉग टाइप का, इस तरह की चीज़ें, या ये जो पब्लिक डिमांड मतलब आप जैसा देख रहे हो ना वैसा लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि मैं MD-KET के स्टूडेंट्स को काउंसिल करता हूँ। हमारे यहाँ अक्सर ये वाली बात दुरूद शरीफ का होता है मखदूम भाई कि आप इसमें हिस्सा लें, आप ये 1 करोड़ हो गए, आगे फॉरवर्ड करें इसका ये सब, उसमें एक हदीस आ जाएगी, एक कुरान शरीफ की आयत आ जाएगी, या कुछ इस तरह से लोगों के माइंड के साथ खेला जाएगा और उसको जो है ना वो आगे बयान किया जाएगा। लेकिन जबकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या भेजना है, क्यों भेजना है। यकीन जानिए कि जब आज हम एज अ काउंसलर या फिर जो भी यूथ के हवाले से बात करते हैं तो बताते हैं कि यार इस तरह की कटिंग भी आएंगी, मतलब टेस्ट आने के करीब इस तरह की पोस्ट भी सर्कुलेट होंगी। आपने एक मरतबा ऑफिशियली वेबसाइट पे चेक करना है, फिर उसको करना है। ये हम क्या कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ कर उनको गाइड करें। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं या हमारे पेरेंट्स भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि यार हमारा बच्चा इस तरह में क्यों इन्वॉल्व है, तो सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपने बच्चे को उसका यूज़ कब सिखाया है और कितना सिखाया है, पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि अगर कोई कंटेंट बना रहा है तो उसको भी वायरल भी हम कर रहे हैं, शेयर भी हम कर रहे हैं, और उस चीज़ को जो है वो डिमांड भी हम बना रहे हैं। अगर हमने उस चीज़ को उस वक्त रिपोर्ट कर दिया, उस वक्त अगर हम उस पर जो है ना वो लानत मलामत शुरू कर दी, उस वक्त अगर हमने इस चीज़ को जो है वो बयान कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हो जाएगा, अगली बार वो दोबारा कंटेंट नहीं आएगा हमारे पास। सर बस मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। सिर्फ सोशल मीडिया के आने से हमारी जनरेशन में कितना फ़र्क आया है। डिवोर्स रेट्स, अमेरिकन वो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने देखा 66% इंक्रीज इन डिवोर्स रेट्स एंड 30% इंक्रीज इन सुसाइड रेट्स जस्ट आफ्टर द एडवेंट ऑफ द सोशल मीडिया। उन्होंने खासतौर पर फेसबुक पर फोकस किया था। तो ये इतना फ़र्क आया है, तो आप सोचें कि आगे जाके किस तरीके से हमारी जो जनरेशन है वो ट्रॉमेटाइज्ड रहेंगी सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया की आज़ादी के उस तरह खिलाफ हूँ कि आप पढ़ने के लिए तो हद तक आप समझ में आता है कि जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं उनको अलाउ होना चाहिए लिखना और ये सब चीज़ें, बाकी चीज़ों को ना थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए। उनके कंटेंट जो अननेसेसरी कमेंट्स होते हैं, इन सब के लिए कोई गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। डॉक्टर अनिसा, शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से। मैसेज मेरा वालिदैन के लिए होगा कि अपनी हद बनाएं कि आपने कितना इस्तेमाल करना है, क्योंकि बच्चा आपको मॉडल कर रहा है। ठीक, प्लस क्यों माएँ कर रही हैं, बाप कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो क्यों उनके लिए ज़रूरी है, माँ बाप के लिए तो हमारे भी ज़रूरी होगा। और प्लस उम्र का जो है वो हिसाब रखना होगा कि कौन सी एज से सोशल मीडिया उनके लिए अलाउ करना है। आपने कब बच्चे को अलाउ करना है कि वो इंस्टाग्राम कर ले, वो कब जो है वो फेसबुक ज्वाइन कर ले, कैसे, ये सारी बातें पेरेंट्स के लिए मेरा ख्याल है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये मेरा अब होना एग्री विद यू ये मेरा बहुत बड़ा फोर है। मेरी तरफ से तो यही पैगाम होगा कि सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि सोशल मीडिया का यूज़ कब और कैसे करना चाहिए। अगर हम अपने आप को दिखा रहे हैं तो अपना रियल फेस वहाँ पे दिखाना चाहिए, और एक्चुअली वहाँ पे वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी स्किल्स की जो चीज़ें आप उसको लेकर आ जाएं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बोलना अच्छा आता है तो मैं नहीं, मैं मॉडलिंग वाली चीज़, मैं डांस वाली वो चीज़ दिखा रहा हूँ, तो ये नहीं
होना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा एक और चीज़ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को भी ये करना होगा कि अपने बच्चों में, क्योंकि अक्सर यही होता है कि पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो पेरेंट्स को भी इसमें करना होगा। गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसी बनानी होगी, जैसे आजकल कोई फायर वॉल इस तरह की कोई चीज़ें चल रही, तो इस तरह से अगर कोई भी कंटेंट आता है तो हमें क्या करना होगा, उसको फ़ौरन रिमूव करना होगा और बनाने वाले के खिलाफ, उसके खिलाफ इस तरह से चीज़ें उठानी होंगी ताकि आने वाले वक्त में सही कंटेंट सही बंदे तक पहुंचे। और एज रेस्ट्रिक्शन, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे होंगी तो हम अपने नौजवानों को बचाएंगे और नौजवान बचेंगे तो कल को मुआशरा तरक्की भी बहुत करेगा। बहुत शुक्रिया बिलावल मखदूम साहब आपका, आप तशरीफ़ फरमा हुए। डॉक्टर अनिल साहब है आपका बहुत शुक्रिया, और हसन फौज साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप तीनों तशरीफ़ फरमा हुए, अपने एक्सपीरियंस को हम तक, और मैंने कोशिश की, हम तीनों चारों ने मिलकर आप तक, और मैंने भी सीखा और आपने यकीनन सीखा होगा। अब डिपेंड करता है कम वक्त में हमारी, क्योंकि कम वक्त कम होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला दीन दुनिया आखिरत में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आपके आने का बेहद शुक्रिया। हमारे मेहमान थे, मेहमान होता है, आज आपके घर भी मेहमान आने वाले हैं, तो अमल दरामद करना जनाब लिए आपने, और फोकस करें। आप देखें, आप बच्चों को गैजेट तो दिला रहे हैं, तो देखें बंद कमरे में कोई ऐसा मामला तो नहीं, खुदा न खास्ता कि वो जिसकी वजह से उसकी तरबियत में कोई फ़र्क आ रहा हो, ठीक है, लेकिन रेस का हिस्सा ना बने। कौन क्या है, लेकिन आपके बच्चे आपके पहली गोद माँ की है, जो दरसगाह है वो पहली माँ है, फिर टीचर हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, हमें अमल पैरा करना है, अपने आप को अच्छा बनाना है। हम अच्छे होंगे तो हमारा माशरा अच्छा होगा, माशरा अच्छा होगा तो मुल्क पाकिस्तान अपना नाम रोशन करेगा दुनिया भर में, जैसे करता आ रहा है। तो हमें इस पर फोकस करना है, ज़रूर इस्तेमाल करें। फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, लेकिन पॉजिटिव फ़ायदा हासिल करना है, ना कि नेगेटिव या वो चीज़ें जो अपने मतलब की नहीं। हमें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें क्या सीखना है और अपना प्रेजेंट अपने आप को कैसे करना है, ये आपके हाथ में। अब अपना रखेंगे, बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स को वक्त दीजिए, वैसे ही नहीं तो वैसे ही पास जाके बैठ जाइए, सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए, जैसे भी हालात में अल्लाह ताला ने आपको रखा हो। मुश्किलात, परेशानियाँ तो आती रहती हैं, आजमाइश का हिस्सा है, मैं समझता हूँ, तो इसको परेशानी ना करें, सब्र कीजिए। अल्लाह ताला इस मसले मसाइल या जो परेशानी को दूर करने वाला है, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आज का दिन बहुत खुशी से एंजॉय करना है, हमने आगे बढ़ना है, साथ लोगों को लेकर चलना है और सपोर्ट करना है जो थोड़ा बहुत भी कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, ताकि उनको आगे फ़ायदा हो। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो कल होगी फिर पीर को बल्कि मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।